अस्सलाम स्टूडेंट्स औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नी इल्मा वबिज़्नी इल्मा वबिज़्नी इल्मा। अच्छा जी, बाकायदा आगाज़ करते हैं आज के सेशन का। स्ट्रेटजी इन परफॉर्मेंस मेजरमेंट सी फैप फ्री SPM हमारा जो एजेंडा है। मेरे साथ सर हाफिज़ अली मौजूद हैं। सर आप चेक करें, सर अनम्यूट हो गए। जी सर, क्लियर। अच्छा जी, एक मिनट जी, एक मिनट मुझे दीजिएगा। तो आज का हम एजेंडा शुरू करने जा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि शुरू में मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूं और फिर हम सेशन को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। जी, अरीब आप हैं हमारे साथ, कंफर्म करिएगा। जी सर। जी, थैंक यू अरीब फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं अभी भी। मेरे ख्याल से हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना एरिया। अच्छा जी, स्ट्रेटजी एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट SPM यानी कि CFAP 3 का एरिया जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, एक बहुत ही ज़बरदस्त सी प्रेजेंटेशन जो है वो सर अरीब ने तैयार की है और इंशाल्लाह हमने आपसे डिस्कस भी करनी है। और आज का हमारा एजेंडा क्या है, पहले मैं आपको एजेंडा बता दूं। आज का हमारा एजेंडा जो है, पहले तो सिलेबस, ग्रेड एंड लर्निंग आउटकम, ये हमारे एजेंडे में शामिल होगा। उसके बाद हम SPM को कंपेयर करेंगे कि जी BMS का जो पेपर आया था लास्ट टाइम और SPM का जो पेपर आया उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, SPM और BMS में डिफरेंस क्या चल रहा है, ICAP क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ICAP क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो इसमें कवर हो रहा होगा। स्टाइल ऑफ एग्जाम क्वेश्चन, अब एग्जाम क्वेश्चन का स्टाइल चेंज हो गया है। तो अब जब ये चेंज हो चुका है तो अब हम करेंगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, हमारे पास अब कंटेंट क्या है, अब हम किस चीज को फोकस करें, मतलब हमारे पास मटेरियल कहाँ से आएगा। अगर हम कहते हैं कि जी ICAP ने अपना स्टाइल चेंज कर दिया है तो पास पेपर सारे रिटेंड हो गए, तो अब मटेरियल आएगा कहाँ से। तो इसके लिए बहुत ही जबरदस्त एक रिसर्च हमने की हुई है, हम आपसे थोड़ा सा आगे लेकर डिस्कस करेंगे। SPM कैसे प्रिपेयर करेंगे, दोनों लोगों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी की बेसिस पे प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए भी आज का सेशन बहुत फायदेमंद है। हम ये बता देंगे कि जी सेल्फ स्टडी करने वालों को किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा अब से। अगर आपने वो बातों का ख्याल रखा तो आप अपनी तरीके से जिस तरह आपको लग रहा है आप कंटिन्यू कर लें, मगर बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनको आपने कंसिडर करना होगा अगर आप सेल्फ स्टडी की बेसिस पे कंटिन्यू करना चाहते हैं। और ऑब्वियसली जो लोग क्लासेस लेना चाहते हैं और क्लासेस के थ्रू कवर करना चाहते हैं, टीचर के साथ रहना चाहते हैं, तो फिर क्या अप्रोच होगी, हम क्या रोल प्ले करेंगे, हम क्या इसमें चेंज कर सकते हैं आपके लिए, हम क्या इसमें बेनिफिट ला सकते हैं, वो इंशाल्लाह थोड़ी देर में डिस्कस होगा। और हमारा प्लान क्या होगा टीचिंग का, कितना कोर्स मैं पढ़ाऊंगा, कितना सर अरीब पढ़ाएंगे, कब तक कोर्स खत्म हो जाएगा, कितनी क्लासेस होंगी, कहाँ से हम स्टडी मटेरियल कवर करा रहे होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, टेस्ट किस तरह से होंगे, मंथली किस तरह से हिसाब किताब होगा, वो सारी की सारी बातें इंशाल्लाह जो है वो लास्ट में आ रही होंगी। अच्छा, इन सारी बातों को करने से पहले मैं कुछ एक बैकग्राउंड देना चाहूंगा। इन सारी बातों को करने से पहले मैं चाहूंगा कुछ हम बैकग्राउंड दे दें कि मतलब व्हाट इज द एक्चुअल मतलब थीम बिहाइंड लॉन्चिंग दिस पेपर। थोड़ा सा मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दे दूं और फिर सर अरीब का भी मैं इंट्रोडक्शन देता हूं, जिन्होंने काफ़ी रिसर्च की है इस पेपर से रिलेटेड। जैसा कि जानते हैं सऊद तारिक मेरा नाम है और टीचिंग से मैं तकरीबन 2005 से वाबस्ता हूँ। 2005 में मैंने O लेवल्स के दौरान ही अपनी टीचिंग स्टार्ट की थी और उसके बाद 2005 से लेके 2014 तक मैं O लेवल्स, A लेवल्स, ACCA और कुछ एडमिशन टेस्ट वगैरह के लिए तैयारी करता रहा। 9 साल के अरसे में काफ़ी जिसे कहते हैं कि चीज़ें थ्योरी की भी और प्रैक्टिकल की भी पढ़ाई मैंने। और सिर्फ यही नहीं, इस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो 2008 में अपना A लेवल्स कंप्लीट किया, 2010 में मैंने अपना ACCA कंप्लीट किया। उसके अलावा फिर मैं ICAP में 2011 में KPMG आ गया और 2014 दिसंबर 2014 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह CA भी क्वालिफाई कर लिया। आई वाज चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिसंबर 14 वाज माय क्वालिफाइंग अटेम्प्ट। अच्छा, CA की टीचिंग से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो CA की टीचिंग जो है वो शुरू हुई है यहाँ पे, कहाँ जी, अगस्त 2014 मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पेपर था, CA फाइनल का मॉड्यूल F का एक पेपर होता था मैक, वहां से मैंने अपना टीचिंग करियर शुरू किया। फिर 2015 में मैं जो है वो CAF
जो कॉस्टिंग होता है उसका लिमिटेड पोर्शन पढ़ाने लग गया। 2016 से मैंने BFD का लिमिटेड पोर्शन पढ़ाना शुरू कर दिया जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एरिया था। और फिर उसके बाद जो है वो 2019 से लेके मैं फुल BFD पढ़ा रहा हूँ। 2019 से लेके मैं जो है फुल कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूँ। 2019 के बाद से 2020-21 में मैंने जो है वो MSA2 भी स्टार्ट कर दिया पढ़ाना। CAF 6 एक एरिया है, वो थ्योरी का पेपर है, वो मैं पढ़ा रहा होता हूँ। तो आज अगर मैं बात करूँ, अगर मैं नटशेल में कि आज हमारे पास क्या क्या है, आज मैं एक CAF 3 कॉस्टिंग CMA का पूरा पेपर 100% टीच करता हूँ। नंबर 2 CAF 6 MFA जिसमें हाफ थ्योरी है हाफ प्रैक्टिकल है, काफी सारा लिंक है इस पेपर से। MFA के नाम से नया पेपर आया, ये 2021 से मैंने जो है पढ़ाना शुरू किया, ये भी 100% मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, आप सब जानते हैं BFD CFAP 4 लास्ट सैटरडे में हमारे स्टूडेंट का मेरिट सर्टिफिकेट भी आया दिसंबर 21 में। CFAP 4 BFD ये एरिया भी मैं 100% टीच कर रहा हूँ। उसके अलावा जो है वो MSA2 का एरिया जो है वो मैं एक लिमिटेड सर फुरकान के साथ टीच कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 33% एरिया होता है जो मैं तकरीबन टीच कर रहा होता हूँ। 1/3 एरिया समझ लिया हम। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आज से जो है CFAP 3 का एरिया भी शुरू कर देंगे, मगर CFAP 3 भी ऑलमोस्ट मैं इंशाल्लाह 30 से 33% जो है वो टीच करने में इंटरेस्टेड हूँ। बाकी एरिया जो है सर जो है हाफिज अरीब जो है पढ़ा रहे होंगे। सवाल ये है कि जी ये एरिया पढ़ाना का क्यों सोचा और क्या वजह थी, तो इसके पीछे 2-3 रीजंस हैं कि क्यों ये पेपर पढ़ाने से जो है वो क्या कहते हैं पढ़ाने का आइडिया आया। एक्चुअली और कुछ लोग सोच भी रहे होंगे कि मेरा तो ज़्यादातर जो क्या कहते हैं एरिया है वो तो कैलकुलेशन बेस्ड है, तो थ्योरी के पेपर्स का क्या लिंक है। तो थ्योरी के पेपर्स में एक तो ये कि जो मैं पहले पढ़ाता था, टीचिंग करता था 2005 से लेकर 49 ईयर्स मैंने यहाँ टीचिंग की है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह CA को भी तकरीबन 8 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। 17 साल के अरसे में काफ़ी जगहों पे मैंने थ्योरी की चीज़ें पढ़ाई हैं। CA में आगे थ्योरी की चीज़ों को मैंने काफ़ी लिमिटेड कर दिया था, ख़त्म ही कर दिया था ऑलमोस्ट। मगर अब मैंने रिसेंटली CA के अंदर भी CAF 6 MFA का जो पेपर है इसका फुल 100% कोर्स में पढ़ रहा हूँ। हालांकि इसके अंदर 50% थ्योरी होती है, मगर 50% थ्योरी जो है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा होता हूँ, और इसमें आपको वो उसका फ्लेवर ही मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। और इसके अलावा MSA2 का एक पेपर है, ठीक है, जो मेजॉरिटी थ्योरी पेपर है, इसके अंदर भी काफ़ी थ्योरी आ रही होती है, और ये इवन कैलकुलेशन की भी थ्योरी आ रही होती है, तो ये एरिया भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अब अगर देखें CAF 6 और MFA के दरमियान में एक पेपर आता है जिसे हम कहते हैं CFAP 3, तो मैंने सोचा कि यार ये इसमें मुझे MSA2 से भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि MSA2 अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 बैचेज हो गए हमें पढ़ाए हुए। दिसंबर 21 का बैच भी हमने पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह फुल फ्लेज, मैंने और सर फुरकान ने मिलके, और जून 22 का भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल नंबर था, काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमसे जो MSA2 पढ़ा। तो ये है कि एक चेन भी कंप्लीट हो जाएगी, और जो CAF 6 में थ्योरी पढ़ाई जा रही है वो भी हेल्प करेगी यहाँ पे मुझे, और MSA2 में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, और मैं भी बताऊंगा कि नया कोर्सेस में काफ़ी सारी चीज़ें MSA2 से इंस्पायर है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मुझे यहाँ पे हेल्प कर रही होंगी। और दूसरा एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें ये है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने का मुझे मौका मिलता है। मेरा खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह 6.5 साल का KPMG में एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी इंटरनल ऑडिट में फार्मास्यूटिकल क्लाइंट्स को मैंने जो है वो डील किया है, और इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में था, तो वहाँ पे जो है स्कोप हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हद तक नहीं होता था, लिमिटेड, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्या कहते हैं हमारी सिनेरियो जैसे कि प्रैक्टिकल सिनेरियो से लिंक्ड होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वो एक्सपीरियंस, फिर अभी मैं फर्म भी चला रहा हूँ अपनी, अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन कुछ तकरीबन 3.5-4 साल का अर्सा हो गया है। तो वहाँ भी जो है डिफरेंट क्लाइंट्स का बिजनेस मॉडल समझने में हेल्प होती है। वहाँ भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक लिस्टेड कंपनी को भी हम सर्व कर रहे हैं बीइंग अ फर्म, और कुछ प्राइवेट कंपनीज के लिए भी काम कर रहे हैं, कुछ बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स के लिए भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी हमें जो है एक बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि एक नई नीड भी है, क्योंकि MSA2 आपको ये शायद पता होगा कि MSA2 से अलाइन करना चाह रहा है। आई डोंट नो, आपको शायद अभी रिसेंटली डेवलपमेंट का आइडिया है नहीं है कि अभी जो रिसेंट पेपर भी आया है CFAP 3 का, जो अभी सर हाफिज अरी अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च की है आप लोगों के लिए, तो वो आपको बताएंगे कि जी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब वो आपको MSA2 के लिए तैयार करें। और मैं बीइंग अ टीचर मेरा पेन था कि यार हम MSA2 में आते हैं तो ऐसा लगता है कि एक एलियन वर्ल्ड में आ गए। यहाँ पे वो चीजें आ रही होती हैं जो पहले कभी जो है वो बच्चे ने देखी नहीं, इस स्टाइल के सवाल आ रहे होते हैं, जो स्टाइल होता है यहाँ पे पूछने का वो बड़ा डिफरेंट होता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि CFAP 3 के नए पेपर के अंदर जो लर्निंग आउटकम्स है, जिन लर्निंग आउटकम्स हम अगेन डिटेल में बात करेंगे कि लर्निंग आउटकम चेंज किए हैं, और जिस तरह से उसमें सवाल का अंदाज चेंज किया, जिस तरह से सिनेरियो को इनकॉर्पोरेट किया है। और अभी मैं समझता हूँ कि बहुत पीछे है, MSA2 में हमें तकरीबन 17-18 पेजेस का पेपर आता है। 17-18 पेजेस का पेपर का मतलब आप समझे 3 सवाल है, 17-18 पेजेस है, तो आप सोचें 8-10 पेजेस का एक सवाल होता है, 5-5-6-6 पेजेस का सवाल तो कहीं नहीं गया।
तो अब आप देखें कि वो आहिस्ता 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 CFAP 3 को जो है ना वो इस लेवल पे लाएगा ताकि MSA 2 के लेवल पे जाके बच्चे को ज्यादा परेशानी ना हो। और बीइंग अ टीचर मुझे भी ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा गैप था जो अब आहिस्ता 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 ओवर द ईयर्स फिल होगा। तो ये भी एक रीजन था कि ठीक है, जब मैं MSA 2 में एक चीज करा रहा हूँ तो अच्छा है कि मैं CFAP 3 में भी बंदे को अभी से तैयार कर दूं, क्योंकि एग्जामिनर भी MSA 2 को टारगेट कर रहा है और मैं भी बीइंग अ टीचर आपको ऐसे प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आपको MSA 2 में आसानी हो। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन इंशाल्लाह बन जाएगा। अच्छा, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। एक और बात भी मैं यहाँ पे करता चलूँ, मुझे स्क्रीन थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। आई थिंक एजेंडा मैं वापस दिखा दूं, जिसने अगर लेट ज्वाइन किया, ये सारे एजेंडे इंशाल्लाह हमारे कवर होंगे और इन एजेंडों को जो है हम कवर कर रहे होंगे। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा फ्रीली लिख लूँ, तो मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ वापस से। अच्छा देखें जी, एक बात मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, जो अब मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं कि CFAP 4, थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करने जा रहे हैं, फिर हम बिल्कुल कंटेंट में बात करेंगे, जो एजेंडे हमने उनसे नहीं डेविएट करना। BFD और CFAP 3 SPM, इन दोनों की सिग्निफिकेंस क्या है? इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है? जब हम इन दोनों को निकाल लेते हैं, दोनों पेपर्स को, तो इससे क्या आपको जैसे कहते हैं कि मिलता है? मेरे ख्याल से आपका डोर ओपन जाता है किसका? MSA 2 का। तो आप पार्टिसिपेट भी करेंगे यार, देखें चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे ताकि एक इंटरेक्टिव सेशन लाइवली रहे। ठीक है जी, MSA 2 का हमारा डोर ओपन हो जाता है। और मजे की बात ये MSA 2 के अंदर भी यही एरियाज हैं। CFAP 4 है, ठीक है, BFD का एरिया, फिर उसके अंदर परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया, फिर उसमें ये BMS का एरिया जो अब SPM हो गया, फिर इसके अंदर कुछ COCG का एरिया है और हल्का भुल्का माइनर सा टेक्स्ट का एरिया, COCG प्लस एथिक्स। और टेक्स्ट का एरिया, ये एरिया बहुत लिमिटेड सा है, तकरीबन 20% के करीब वेटेज बन रही होती है। और ये जो एरियाज हैं बड़े ज्यादा हैं। SPM का एरिया ऑलमोस्ट 40 से 50% आ रहा होता है और ये एरिया भी ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ आप देखें 30% के करीब इसकी वेटेज बन रही होती है। ये दो एरिया में पढ़ा रहा हूँ। परफॉर्मेंस मेजरमेंट का जो एरिया है ये अनफॉर्चुनेटली हमारा बड़ा निगलेक्टेड सा एरिया था MSA 2 से पहले। MSA 2 में इसका ठीक ठाक फोकस होता है, इसके काफी सवाल आते हैं, मगर MSA 2 से पहले बहुत ज्यादा जो है ये एरिया वीक था। तो अभी हम बात करेंगे कि अभी CFAP 3 जो नया है उसमें इस एरिया को भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस दी गई है और इसकी अपनी ग्रेड बना दी गई। और इस ग्रेड को सिर्फ बनाया नहीं गया, 2022 के सवाल में, जून 2022 के सवाल में इस तरह से सवाल भी आया है। तो अगेन जैसे मैं बात करता कि अल्टीमेटली डायरेक्शन ICAP की यही है कि आपको ऐसे तैयार किया जाए कि आप आगे ऑर्गेनाइज मैनर में जो है प्रोग्रेस करें। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो नया पैटर्न है हमारा, इसको नया पैटर्न ये कहाँ से आया है? मतलब अब सवाल ये ना कि अगर ICAP ने पैटर्न चेंज कर दिया है तो किसी को फॉलो तो किया होगा ना। जैसे MSA 2 में वो ICW को फॉलो करता है, तो किसी को आइडिया है ये पैटर्न कहाँ से आया है? तो पार्टिसिपेट करना चाहेगा कि जो नया पैटर्न फॉलो किया ICAP ने किसको देख के किया? क्या कोई ICAP का कोई और पेपर है? ठीक है, सही है। और अच्छा एक मिनट मैं काम करता हूँ, होस्ट के राइट्स जी, और लोग पार्टिसिपेट करें। एक मिनट, सॉरी कहाँ गया जी? ये स्क्रीन वापस आ गई होगी आपके पास जी। और ACCA से कह रहे हैं, ACCA में कौन सा पेपर? ठीक है मोहित, और बताएं समरीन, ACCA का कौन सा पेपर कह रहे हैं? कोई आइडिया है? और लोगों के बारे SBL, ठीक है SBL कह रहे हैं, मलिक इमरान कह रहे हैं SBL, ठीक है। अच्छा, अब हमारी भी बिल्कुल इसमें ये रिसर्च रही है कि एक तो ACCA का SBL, मगर ACCA का एक पूरा पेपर है जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस एडवांस परफॉर्मेंस मेजरमेंट APM, जिसे ओल्ड FP5 कहा जाता था एग्जाम में। वहां से भी हमें काफी सारी हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। और तीसरा हमें हेल्प मिलेगी, लिमिटेड हेल्प मिलेगी MSA 2 से। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक चीज और कर दूं, मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी दे देना चाहिए। देखें ये जो एरिया है ना हमारा SPM का, ये मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा। मेरे साथ जो है सर हाफिज अरीब के बारे में मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये, कुछ टाइम पहले इन्होंने CA क्वालिफाई किया है। अच्छा, और मजे की बात ये है कि मैं भी और सर हाफिज अरीब भी, हम दोनों ACCA भी हैं। तो हम ACCA भी हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। और मजे की बात ये है कि सर हाफिज अरीब ने ये SBL भी पढ़ा हुआ है और बहुत अच्छी सी इसकी ग्रिप है इनकी। APM भी इन्होंने देखा हुआ है, रिसेंट वाला जो APM है, P5 बहुत पहले हुआ करता था।
मैं अपनी बात करूं तो मैंने एसबीएल तो नहीं देखा, मैंने एक जमाने में P3 होता था वो देखा था, मगर अब खैर वो ऑब्सोलीट हो गया, एसपीएल में आ गया है। तो कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये सारा एरिया एसीसीए का, ये हम एसीसीए के दौरान देख चुके हैं। सराफे तरीफ के बारे में ये कहूंगा कि माशाल्लाह MS7 भी हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, एक बैच हमारा बड़ा सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। करंटली जो है वो एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, माशाल्लाह एबर्ट में काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं, इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा एक्सपोजर रखते हैं। और जो अभी थोड़ी देर में सर हाफिज अपने बारे में बताएंगे, तो जो उनका प्रैक्टिकल काम है, जो उनकी जॉब है, वो काफ़ी रिलेट करती है हमारे इस पेपर से। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको प्रैक्टिकली अपनी जॉब से रिलेटेड भी जो है वो क्या कहते हैं यहाँ पे अपना जॉब रिलेटेड एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे होंगे। मैं अगेन अपने क्लाइंट का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो वो भी यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर होंगे। और माशाल्लाह एसीसीए के पेपर भी सर के फर्स्ट डे में निकले, और हम जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं उसमें खास तौर पे फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारी चीज़ें हमारी हो भी गई हैं, कुछ रिसर्च आपको दिखाएंगे भी आज की क्लास में, एसीसी, एसबीएल और एपीएम। अच्छा, मजे की बात ये एक और मैं आपको बात बताऊं कि ये जो पेपर है ना एसबीएल और P5, इनके लेवल बहुत हाई हैं, बहुत ही हाई। अभी आई कैप उस लेवल पे पहुंचा ही नहीं, मगर 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 डायरेक्शन यही सेट हो रही है कि आहिस्ता आहिस्ता आई कैप इसको लेके जाएगा। आई कैप ने कुछ सिलेबस में भी चेंजेस किए हैं, बिग डेटा का कॉन्सेप्ट डाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट डाला है, जो पहले नहीं था, जो एसी में पता नहीं कितने वर्षों से मौजूद था। अभी भी ब्लॉकचेन एनालिसिस हमारे पास नहीं है, ब्लॉकचेन मॉडल, मगर इसी में मौजूद है। तो कहने का मतलब है लॉन्ग टर्म डायरेक्शन है कि हमें ऐसा लगता है कि आई कैप ने जिस तरह का लर्निंग आउटकम बनाया है और जिस तरह से सिलेबस का कंटेंट चेंज किया है, जिस तरह से वो पेपर का स्टाइल चेंज करे, तो वो लॉन्ग टर्म में यहाँ जाएगा। तो अगर हम अभी से ही इंशाल्लाह इस पर फोकस करेंगे कि जी हमारा टारगेट कुछ एसबीएल और एपीएम का पैटर्न को कम से कम समझना है, हम एपीएम और एसबीएल नहीं पढ़ा रहे होंगे, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये नहीं करेंगे कि दोनों चीजें पढ़ा देंगे, नहीं, मगर इधर से बहुत सारा रेलेवेंट कंटेंट इंशाल्लाह हम जो है वो आपके लिए फिल्टर करके जो है वो ला रहे होंगे। अच्छा, एक बात मैं और भी क्लियर करता चलूं, देखें जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारी कमिटमेंट्स, CFAP 4 100%, MSA2 लिमिटेड, फिर उसके अलावा CAF 3, CAF 6, ये पूरा 100%। तो देखें एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं पहले दिन ही क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि राइट सी बात है, कोई ऐसी चीज हमारे एंड से नहीं होनी चाहिए। BFD के अंदर भी आपने देखा है, जो चीज होती है क्रिस्टल क्लियर होती है, सामने होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। और मैं यहाँ भी ये चीज बताऊंगा कि देखें जी, मेरा बड़ा दिल था ये कोर्स पढ़ाने का, मगर मैं कोर्स इसलिए नहीं पढ़ाता था क्योंकि मेरे पास ये पूरा कोर्स पढ़ाने का टाइम नहीं था। क्योंकि जब से मैंने CAF 6 MFA पढ़ाना शुरू किया और MSA2 पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे ये था कि यार जब मैं MSA2 और CAF 6 पढ़ा रहा हूँ, तो वाई नॉट के मैं जो है वो SPM का एरिया भी या CFAP 3 का एरिया भी पढ़ाऊँ। मगर चूंकि टाइम ऑब्वियसली मेरे पास नहीं था, तो मैं ऑब्वियसली एरिया नहीं पढ़ा सकता था फुल फ्लेज। तो एक चीज ये कि इसमें मैं सर हाफिज अली को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जो है वो बड़ा इंटरेस्ट शो किया पेपर पढ़ाने का। तो बहुत सारी चीजें जो मैं आपको अभी ग्रिड से बताऊंगा कि जो CAF 6 और MSA2 से लिंक्ड है, वो सारी चीजें मैंने पिक कर ली इधर पढ़ाने के लिए। और ऑलमोस्ट 66 to 70% एरिया ऐसा है जो मैं सर हाफिज अरीफ को जो है दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसके पीछे थीम ये है कि एक तो सर खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सर ने एसी से भी किया हुआ है, सर के पास इन पेपर्स को पास करने का बहुत अच्छा तजुर्बा है, फर्स्ट टाइम इन्होंने पेपर निकाले हैं। और मजे की बात ये कि इन्होंने इस पर रिसर्च भी शुरू करके काफी सारा कंटेंट रेडी भी कर दिया आपके लिए। तो जब ये सारा काम इन्होंने कर दिया, देखें ऑब्वियसली मुझ जैसा बंदा जो ऑलरेडी इतनी सारी चीजें पढ़ा रहा है, तो मेरे लिए अगेन मतलब 100% इस पेपर के लिए जीरो से स्क्रैच रिसर्च करना पॉसिबल नहीं। मगर हम यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि यार कोई ऐसा बंदा हो जो इस पेपर को, जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत ही ज्यादा डायरेक्शन तो ऐसी बात है मुझे देनी पड़ेगी, और वो जरूरी भी है टीचिंग एक्सपीरियंस रखने की बेसिस पे, मगर जो इसकी लेट से रेलेवेंट रिसर्च है। फिर इसके अलावा एक और चीज जो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत सारी आजकल एक जो है ना एक कोताही कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि बच्चे रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऑडिट में रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑडिट में फिर भी थोड़ी बहुत पॉइंट लिख लेते हैं, लॉ में रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और ये चीजें बहुत ज्यादा जो है ना जिसे कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस सिर्फ पढ़ाने पे नहीं है, हमारा फोकस रिटन प्रैक्टिस भी है। और हमारा फोकस सिर्फ ये नहीं है कि यार आप सिर्फ जो है कंटेंट पढ़ लो और जो है ना जैसे कहते हैं नाउ यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, नहीं, रिटन प्रैक्टिस करें और हमें चेक भी करें। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं थी अगर मैं पूरा कोर्स खुद से पढ़ाता। तो अगेन हमारे पास जो है वो सर जो है यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट डायरेक्शन नहीं दे रहे होंगे, ठीक है, रेलेवेंट कंटेंट सिर्फ हमारे पास नहीं आ रहा होगा उनके एरिया का, आपको रिटन प्रैक्टिस वगैरह का भी मौका मिल रहा होगा और आप उसको चेक भी करा सकते हैं। तो आपको एक लाइव फीडबैक मिल रहा होगा उस बंदे से जो ऑलरेडी ये पेपर भी पास कर चुका है, जो बंदा जो है वो MSA2 भी पास कर चुका है, और वो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है एक पूरी रिसर्च भी कर रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्या कहते हैं इंटरेस्टेड होंगे, रजिस्टर होंगे, उनको मंथली बेसिस पे
क्विज़ेस के थ्रू जो है उनसे उनके आंसर्स मंगवा रहे होंगे और फिर इंशाल्लाह उनको फीडबैक दे रहे होंगे कि यार आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे आप प्लस पे हो, कहाँ पे आप माइनस में हो। अच्छे पॉइंट को हाईलाइट किया जाएगा और कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट किया जाएगा, और जो पॉइंट्स जहाँ पे एरिया इंप्रूवमेंट होंगे उनको कोशिश की जाएगी कि वो अगले रिटन प्रैक्टिस टेस्ट में जो है वो ना रिपीट हो। तो ये भी एक एरिया है, तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाएगा। ये चीज मैंने एमएफए में भी शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वहां पे क्या 6 लेवल पे वीकली टेस्ट होते हैं हमारे, तकरीबन हर वीक एक टेस्ट होता है। एक थ्योरी का टॉपिक होता है और एक प्रैक्टिकल का टॉपिक होता है। एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल का टॉपिक होता है। 12 टेस्ट प्लान है अल्हम्दुलिल्लाह, 4 टेस्ट उसमें से हो भी चुके हैं। तो यही हम यहाँ पे वीकली तो नहीं कर सकेंगे, मगर मेरे ख्याल से मंथली से जरूर स्टार्ट करें, ताकि जो गैप है, जो रिटर्न प्रैक्टिस का गैप है, क्योंकि ये पेपर में बहुत रिटर्न प्रैक्टिस चाहिए हमें, क्योंकि जो आईकैप का अब आपने देखा पैटर्न चेंज हुआ है, तो हम पुराने हिसाब से नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो खैर अब अच्छा, जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उन पे आगे भी बहुत सारी बात होगी कि कैसे लर्निंग आउटकम चेंज होने की वजह से आपको अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। मगर अभी बस मैं एक बात करते चलूं, जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए बस मेरी एक एडवाइस ये है, और फिर आगे जैसे सेशन चलेगा आप उसको जरूर फॉलो करिएगा कि हाउ इट वेरीज विद द, जिसे कहते हैं ना कि ओल्ड कोर्स एंड द न्यू कोर्स। अगर आपने पुराने हिसाब से तैयारी कर ली है तो अब आपको क्या करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे पता चला है जिनकी अटेम्प्ट थी लेट से दिसंबर 22, और उन्होंने मिसाल के तौर पे ये पढ़ना शुरू कर दिया था जनवरी 22 से। उस वक्त शायद इसकी किताब भी नहीं आई थी, या कुछ लोगों ने तो मैंने देखा है कि अक्टूबर नवंबर 2021 से पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि कुछ लोग की अटेम्प्ट जो है वो ऑब्वियसली जून 22 नहीं बन सकी थी, दिसंबर 22 बन रही है। अब उन लोगों के लिए खास तौर पे जो समझते हैं कि जी हमने प्रिपेयर करके रख लिया, या जो पुराने हिसाब से पढ़ना चाह रहे थे या फुल कोर्स स्टडी करना चाह रहे हैं, उनको मैं ये एडवाइस करना चाहूंगा कि भाई एक तो आप आईकैप का स्टडी टेक्स्ट फॉलो करें। अच्छा, आईकैप का स्टडी टेक्स्ट मजेदार बात मैं आपको बताऊंगा, कंटेंट काफी चेंज हो गया है, मगर इस पे हम आगे जाके बात करेंगे कि भाई कंटेंट तो चेंज हो गया है, मगर अभी भी मैं आपको बताऊं कि कंटेंट सॉरी सेम हो गया है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ, मगर अभी भी मैं समझता हूँ कि चीजें सेम होने के बावजूद जो लर्निंग आउटकम है ना वो डिफरेंट है। कंटेंट बहुत सारा सेम है, इस पे बहुत हमने जिसे कहते हैं डिटेल एक जो है रिसर्च करके आइडेंटिफाई किया कि कंटेंट में थोड़ी बहुत शफलिंग हुई है चैप्टर्स की और कुछ नहीं हुआ, मगर हाउ इट विल बी टेस्टेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप आईकैप के स्टडी को फॉलो करो ताकि आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए। फिर आप लर्निंग आउटकम्स को फॉलो करते हुए आप ACCA का SBL, APM और लिमिटेड MSA2 ये आपके पास डेटा बैंक होना चाहिए। अब इसके लिए आप टाइम लगा के इसका रेलेवेंट कंटेंट खुद से जमा करें, मगर इसको देखें बगैर पेपर में ना जाए, क्योंकि अगर आपको पेपर में जाना है, तैयारी के साथ जाना है, तो खाली इसकी बेस पे नहीं होगा। अगर आप सेल्फ स्टडी करें कोई मसला नहीं, ACCA का मटेरियल नेट पे आसानी से मिल जाता है। APM जो ACCA का पेपर है, जो P5 था उसका कंटेंट आसानी से मिल जाता है। MSA2 का कंटेंट भी आपको अब माशाल्लाह काफी सारा MSA2 का भी बड़ा जिसे कहते हैं ना कि ट्रेंड चल पड़ा है, तो वहां का भी आपको आराम से कंटेंट मिल जाता है। तो बस आप ये जरूर कर लीजिएगा कि आयन में अपनी अप्रोच को मोल्ड कर लीजिएगा, मॉडिफाई कर लीजिएगा एज पर दीज थिंग्स। क्योंकि अच्छा अभी मैं ये वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीजें बहुत आगे, आईकैप अभी बहुत पीछे, और उसकी वजह भी है कि आईकैप को थोड़ा टाइम लगेगा। अचानक आईकैप 60 डिग्री टर्न नहीं कर सकता, वरना वही होगा जो MSA2 में होता था, कि समझ ही नहीं आता था MSA2 में, कि स्टूडेंट बोलता था कि यार ये हो क्या रहा है, कि ये अचानक हम कहाँ आ गए, किस दुनिया में आ गए, इतनी मोटी मोटी ICW के 5-5 6-6 पेजेस के सवाल तो कभी जिंदगी में नहीं देखे। आपको शायद पता होगा इस बार BFD पेपर में भी उन्होंने थोड़ा सा इसीलिए बड़े बड़े सवाल थ्रो किए। इनफैक्ट मैं कल BFD की लाइव क्लास में मैंने एक विंटर 21 का एक बड़ा सवाल कराया जो 1.5-2 पेजेस पे सवाल चल रहा था। तो खैर, तो ये बातें जो लोग सेल्फ स्टडी करें, मैं वापस रिपीट करूंगा कि इन बातों को प्लीज जरूर देख लीजिएगा, ताकि जब आप पेपर में जाए तो आपको कुछ नया ना लगे, आपको लगे कि यार हाँ मैं तो इससे ज्यादा एडवांस चीजें देख के आया हूँ। और ऑब्वियसली जो लोग हमसे क्लासेस ले रहे होंगे, ये सारी कंटेंट हम आपके लिए गैदर कर रहे होंगे, वो सारी जो है कहानी जो है जो भी चीजें ये आपके लिए अवेलेबल होंगी। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, फिर मैं सर अरीब को जो है वो सेशन देता हूँ, और फिर मैं साथ में कुछ उनसे क्वेश्चंस वगैरह भी करूंगा साथ में जो आप लोगों के जहन में होंगे। ये एक और कॉन्सेप्ट है, एक चीज देखें जी, ये एरिया है सिलेबस का। सिलेबस को उन्होंने 5 ग्रेड में डिवाइड कर दिया। आई होप आपको नजर आ रहा है 41% 40। अच्छा, ये कुछ हमने आर्ट्स लिखे हैं अपनी आसानी के लिए, ऑब्वियसली कुछ प्लस माइनस हो सकता है, मगर ये कि ये वो आर्ट्स हैं जो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं कि हो रहे हैं। अच्छा जी, मेरे ख्याल से स्क्रीन आप सबके सामने
आ गई है। देखें जी, ये एग्जाम वेटेज हमारे पास ग्रेड ए, इसकी एग्जाम वेटेज 25 to 30% है। इसका सारा क्रेडिट सर अरीब को जाता है। ये पूरा डॉक्यूमेंट उन्होंने विद इन वेरी शॉर्ट टाइम जो है रेडी किया है, और काफी सारी रिसर्च, ये प्लानर वगैरह भी है, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे आपसे। फिर स्ट्रेटजी एंड फॉर्मुलेशन का एरिया है, स्ट्रेटजी, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, ह्यूमन रिसोर्स का एरिया, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया, एथिक्स का एरिया। वेटेज जो हमारी फिलहाल आर्ट्स की बन रही है, ये बन रही है, कुछ कोर्स मैं इसमें जो है पहली ग्रेड में शेयर कराऊंगा और ग्रेड डी में शेयर कराऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये देख लें, फिर मैं सर को जो है वो मौका देता हूँ। देखें, आप अगर एक चीज नोट करें, ये है एसपीएम जो कि न्यू है, और ये बीएमएस जो कि पहले से मौजूद था। अच्छा, एक मजे की बात ये है कि ग्रेड ए दोनों की सेम है। अच्छा, पहले भी 20 चैप्टर से अगर आप गौर करें, सिमिलरिटीज को मैं जो है वो लाइट ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ, ग्रीन से कर लेते हैं। 20 चैप्टर थे, अभी भी 20 चैप्टर, ठीक है। अच्छा, पहले भी ग्रेड ए जो था वो क्या कहते हैं आपका स्ट्रेटेजी से रिलेटेड था, आज भी ग्रेड ए जो है वो इसी से रिलेटेड है। पहले भी ग्रेड बी जो था वो आईटी से रिलेटेड था, आज भी ग्रेड बी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब जी आप देख रहे हैं, अच्छा, अब ये उस बंदे के लिए बात हो रही है, कुछ लोग स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं, फीडबैक आ रहा है कि सर चेंज तो नहीं है, हमने तो बुक पूरी स्कीम थ्रू कर ली है, बुक तो सेम है तकरीबन, कंटेंट में क्या चेंज है? कंटेंट में कोई खास चेंज नहीं है, शफलिंग हुई है। तो उनके लिए बात हो रही है, यस आप सही कह रहे हैं, काफी हद तक हमने भी ये चीज आइडेंटिफाई की है। अच्छा, ग्रेड सी और डी को मर्ज कर दिया गया है। अगर आप देखें, पहले ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग सप्लाई चेन अलग अलग था, ठीक है। ये बड़ी मेहनत से डॉक्यूमेंट रेडी किया सर हाफिज सरीफ ने, और यहाँ पे आप देखें कि ये इसको मर्ज कर दिया गया है, मार्केटिंग, सप्लाई चेन और ह्यूमन रिसोर्स को इन्होंने एक साथ ही कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये भी सेम है। अच्छा, एथिक्स की पहले भी ग्रेड मौजूद थी और अभी भी ग्रेड मौजूद है। तो चेंज क्या है? ग्रेड में एक ही चीज नहीं आई है अगर आप देखें, और वो क्या चीज है? वो आई है ये। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया है? इसके पीछे थीम क्या है, लॉजिक क्या है, ये न्यू क्यों आई है? इसके भी मैं थोड़ी देर पहले बताई थी कि एमएसए2 के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट था एरिया है। जो मजे की बात ये है कि पीछे किसी पेपर में बीएफडी में तो नहीं था ये, क्योंकि बीएफडी तो मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से बीएफडी फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। और एसपीएम के अंदर भी ये पहले मौजूद था, जो कि आज हमने सुबह आइडेंटिफाई किया, ये इसके अंदर मौजूद था, ये फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजी के अंदर, मगर इसकी कोई खास खातिर खास सिग्निफिकेंस नहीं थी, ना एग्जाम ने इसका सवाल पूछता था, ना बच्चे इसको ज्यादा फोकस करते थे, मगर ये इसके अंदर छुपा हुआ था। ग्रेड ए एंड डी हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, मगर अब आप देखें ये ग्रेड, अच्छा इसका मजे की बात ये 21 मार्क का सवाल भी आया है। ये जो मार्क्स लिखे हैं जून 22 अटेम्प्ट के लिखे हैं, जून 22 में जो पेपर आया है, हम अगर उसको चेक करें तो जून 22 में एग्जामिनर ने ग्रेड फॉलो भी की है। 25 से 30 बोल रहा है तो 27 का पूछा है, यहाँ थोड़ा ज्यादा चला गया वो, मगर यहाँ थोड़ा कम हो गया। मगर आप देखें 15 से 25 बोल रहा है तो 21 मार्क का पूछा भी है, 10 से 15 बोल रहा है तो 15 का पूछा भी है। तो ये जून 22 का जो पेपर हुआ है हमारा, उसमें ये चीज आई भी है। तो आप अगर गौर करें, जो मेजर चेंज है इस पेपर में और पुराने पेपर में, वो क्या है? ये क्रिएशन ऑफ दिस ग्रेड, ये ग्रेड पैदा की गई है उसने। अच्छा, इस ग्रेड को पैदा करने के लिए इसने क्या किया? इस ग्रेड की जगह बनाने के लिए इसने क्या किया? वेटेज कम कर दी। पहले आप देखें वेटेज थी 35 से 40, अब ये वेटेज कितनी हो गई है? 25 से 30, कम कर दिया। अच्छा, पहले ये वेटेज थी 15 से 20, अब इसकी वेटेज क्या करी? 10 से 15। आप देखें इसको भी ट्रिम कर दिया, दोनों ट्रिम कर दिए। अच्छा, पहले इन दोनों की मिला के वेटेज थी 15 से 20, 15 से 20, ये बनता है 30 से 40, अगर आप गौर करें 30 से 40, और अब आप देखें इनको मिला के कितने कर दिया? 25 से 30। तो क्यों किया गया? अच्छा, ग्रेड पहले एथिक्स की 15 से 20 थी, अब आप देखें ये ग्रेड कितनी होगी? 10 से 15। तो आप गौर कर रहे हैं कि जब हमने इसको स्टडी किया तो यहाँ पे बहुत वाज़ेह तौर पे बात नजर आ रही है कि इस ग्रेड को क्रिएट करने के लिए, इस चीज को क्रिएट करने के लिए इन्होंने जो है ये बाकी जगहों से कुछ कुछ मार्क्स कम किए, और नजर भी आ रहा है कि जो पेपर हुआ है हमारे पास जून 22 का, उसमें आप देखें कि जो चीज पहले 37 मार्क्स है, ये जो मार्क्स हैं ये कब के हैं? ये इन्होंने सर ने बड़ी एफर्ट की माशाल्लाह, दिसंबर 21, एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस आप तक पहुंचाने के लिए ये काम किया गया है। तो ये सर ने कल आइडेंटिफाई करके दिखाया कि भाई पहले ये 37 मार्क का पूछा जाता था, अब आज देखो ये 37 मार्क की जगह कितने मार्क का पूछा गया है। पहले जो चीज 37 मार्क की पूछी जा रही थी पिछले दिसंबर में, क्योंकि इसकी वेटेज ज्यादा थी, अब वो कितनी हो गई? 27 मार्क। पहले जो चीज 18 मार्क की पूछी जा रही थी, चले अभी भी वो 19 मार्क की आई है, खैर है कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें कुछ टॉपिक ऐड भी हुए हैं सर, मेरे ख्याल से सर ऐसा ही है, मुझे करेक्ट करिएगा, इसमें कुछ चीजें हमने ऐड भी होती देखी है। जी सर, इसके अंदर कुछ रीसेंट टॉपिक्स हैं ना, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, और उसका एक डॉक्यूमेंट आपने अलग से बनाया, हम आगे जाके उसको देख भी लेंगे मेरे ख्याल से, ऐसा ही है ना? जी जी सर, बिल्कुल सही है, थैंक यू। और ह्यूमन रिसोर्स का एरिया 15 मार्क का था, 15 30 मार्क का एरिया पूछा गया था। आप देखें यहाँ कितने मार्क का है? 18 मार्क का है। तो आप साफ वाज़ेह है कि इस ग्रेड पे फोकस है, और इस ग्रेड पे फोकस इसलिए क्योंकि ये ग्रेड आपको कहाँ लेके जाएगा? ये आपको एमएसए2 भी लेके जाएगा। मेरा रोल कहाँ पे है जी? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो एरिया आपको नजर आएगा मेरा,
इसमें आपको मेरा परफॉर्मेंस मेजरमेंट का काफी सारा चंक मैं कवर करा रहा हूँ सर। भी इसमें करूँगा, मगर मेजोरिटी एरिया 15 से 25 मार्क वेटेज है, तो इंशाल्लाह 15 से 20 मार्क कोशिश मैं ही करा रहा हूँ। और ये जो पहला एरिया फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, इसका भी 25 में 30 में तकरीबन हाफ एरिया के करीब मैं कवर करा रहा हूँ। तो पहली जो सबसे मोटी ग्रेड है वो, और जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेड है डी, इन 2 ग्रेड पे इंशाल्लाह जो है वो क्या कहते हैं मैं आप लोगों के साथ हूँगा, और बाकी जितना भी कोर्स है वो हमारा जो है सर कवर करा रहे होंगे। अगेन इसका पूरा एरिया नहीं, क्योंकि इसमें मुझे कैफ 6 में काफी मैंने मॉडल्स वगैरह पढ़ा दिए हैं। नीचे कुछ चीजें जो ग्रीन से हाईलाइटेड हुई हैं, ये सारी वो हैं जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कैफ 6 से बहुत अच्छे लेवल पे, बेसिक लेवल पे भी पढ़ा चुका हूँ। तो अच्छा है, मुझे उसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। और परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया चूंकि मैं MSc2 में पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगेन मुझे MSc2 से यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखें ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करिएगा। ये रिसर्च, ये डॉक्यूमेंट मैं सीरियसली बताऊँ, इसमें बड़ा एफर्ट हुआ है। ये डॉक्यूमेंट बनाने में, ये आइडेंटिफाई करने में, ये मैपिंग करने में, ये सर का बहुत एफर्ट लगा है। ये मतलब ये डॉक्यूमेंट ऐसे आसानी से नहीं, मतलब आप देखें कि इसमें जो है ना पूरी एक मैपिंग हुई है, कितने चैप्टर ग्रेड ए से हैं, पहले कितने चैप्टर से ग्रेड से, अब कितने चैप्टर है, 9 चैप्टर ग्रेड ए से हैं, 1 चैप्टर ग्रेड बी से है। अच्छा, फिर इसकी भी मजीद माइक्रो लेवल पे आप देखेंगे ना, तो ब्रेकअप हुआ हुआ है कि पहले चैप्टर में क्या क्या सब कॉलम्स हैं। ये पूरा एक प्लानर है जो सर जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, और ये आपके लिए कंट्रोल टेस्टिंग भी होगा कि जब आप हमारे साथ आएंगे तो हम आपको ये प्लानर देंगे भी कि भाई आप खुद कहाँ पे खड़े हो, आपकी कितनी कवरेज हो गई है, कोई पेंडिंग लेक्चर तो नहीं है। क्योंकि और ये इसमें बड़ी लॉजिकल सीक्वेंस भी है, कुछ सीक्वेंस बुक की बड़ी जबरदस्त है कि जी आप 1-2 पढ़ेंगे, उसके बाद 3-4 में आपको लिंकिंग नजर आएगी, 5 में लिंकिंग नजर आएगी। तो ये पूरा एक हमने जो है वो पूरा पोस्टमार्टम, हम जैसे कहते हैं ना कि चैप्टर्स का पोस्टमार्टम किया हुआ है, कितने कितने घंटे लगाने, कितने कितने सवाल कराने, ठीक है। ये सारी की सारी एफर्ट आपके लिए हुई है। तो यार ये जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि देखें मुझ जैसे बंदे के पास जो ऑलरेडी इतने सारे पेपर पढ़ा रहे हैं, मेरे पास वाकई इतना टाइम नहीं है कि मैं ये ना ये डॉक्यूमेंट खड़ा करता और वो करता। मगर आप एक बेनिफिट लें बंदे से जो ऑलरेडी पढ़ाना भी जानता है, ऑलरेडी 6 महीने उसने एक चीज ऑलरेडी कुछ पढ़ाई भी है मेरे साथ, हमारे MSA1 में, फिर मेरे साथ इन्वॉल्व भी है, और चूंकि जाहिर सी पेपर में भी इन्वॉल्व हूँ, तो मैं तो आपको पता है कि कोशिश यही होती है कि चाहे BFD हो या कोई भी पेपर हो, कि जस्टिस मैक्सिमम होना चाहिए स्टूडेंट के साथ। तो खैर, तो ये इंशाल्लाह एक बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंट, इस पे हम आगे जाके बात भी कर लेंगे। अच्छा, एक चीज बस मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कंटेंट सेम है तो सर हम सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। तो मैंने पहले भी कहा सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, और आपको सेल्फ स्टडी करना भी चाहिए। अगर आपके पास ठीक है यार, मतलब कोई बहुत ज्यादा पेपर्स है और आपको नहीं लगता कि जी आप जो है क्लासेस में आ पाएंगे, तो आप सेल्फ स्टडी कर लें। हाँ, किसी फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से अगर आप ये सोच रहे हो कि सेल्फ स्टडी करना है, तो वो आप बेफिक्र हो जाए। इंशाल्लाह इसमें कोई बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि इसमें आप पे बर्डन नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली जिसे कहते हैं कि इसमें चूंकि BFD जितना एफर्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली इसकी जो है चीजें बहुत ज्यादा उस लेवल पे नहीं होंगी। फाइनेंशियली काफी जिसे कहते हैं कि फ्रेंडली मॉडल होगा इसका आप सबके लिए, इनफैक्ट उन स्टूडेंट्स के लिए तो खास तौर पे जो ऑलरेडी BFD से ले रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा नॉमिनल इसमें बढ़ रहा होगा। तो इतना इंशाल्लाह बर्डन फाइनेंशियली तो नहीं आएगा। बट वैसे लेट से अगर आप कहते हो नहीं मुझे वैसे ही सेल्फ स्टडी करना है, तो यू मे स्टडी। बट एक चीज का ख्याल रखिएगा कि इसमें जो लर्निंग आउटकम है वो चेंज हो गए हैं। कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, मगर जो लर्निंग आउटकम है जिसपे यहाँ पे आपको नजर भी आएगा, हमने एक कंपैरिजन भी किया हुआ है जो आगे सर आपको अभी आज ही दिखाएंगे कि जून 22 में क्या पूछा जाता था, दिसंबर 21 में कैसे पूछा गया है। जून 22 में क्या पूछा जाता था और दिसंबर 21 में क्या पूछा गया है। जून 22 में क्या पूछा गया है और जून 21 में क्या पूछा जाता था, मतलब सब चीजें आपके पास जो है कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड वर्सेस न्यू पेपर। ये एक बहुत ही जबरदस्त एक एनालिसिस है, पूरा क्वेश्चन वाइज एनालिसिस तैयार किया गया है कि ये चीज 10 मार्क की आई है तो कैसे पूछी गई है, यहाँ वो चीज आई है तो कैसे पूछी गई है। पूरा एक जिसे कहते हैं ना कि डिटेल्ड माइक्रो लेवल पे पेपर कंपैरिजन हुआ है, जो ऑब्वियसली जो है आगे जाके आएगा। मगर एक चीज बस इसमें ध्यान में रखनी है कि इसमें लर्निंग आउटकम चेंज है आपके पास, जो मैं अगर इसमें ऐड करता चलूँ कि लर्निंग आउटकम जो है हमारा पहले कुछ और था, अब कुछ और है। और दूसरा ये कि क्वेश्चन का पूछने का स्टाइल, जो क्वेश्चन का स्टाइल है वो चेंज हो चुका है, जो कि मैंने आपको जिसकी वजह से हमारे पास एक मसला हो गया है कि हम अब पुराने ICAP के पास पेपर्स को बहुत ज्यादा खातिर में नहीं ला सकते, और हमें बहुत सारी जगहों पे अपनी अप्रोच चेंज करने के लिए ACCA या लिमिटेड MSA2 पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे किसी का कोई भी सवाल है मुझसे पूछे। थैंक यू सर, ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त एफर्ट हुआ है यार। ये मैंने इस डॉक्यूमेंट को देखा है सीरियसली, ये इतना माइक्रो लेवल पे बनाना डॉक्यूमेंट ये बहुत ही ज्यादा एफर्ट मांगता है। BFD के अंदर भी क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करने में काफी टाइम लग रहा होता है, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इसको बहुत ही कम नोटिस में जो है ना इसको रेडी किया। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें प्लीज। थैंक यू सर। सवाल आए हैं जी। एथिक्स और CSR कौन पढ़ाएगा जी? एथिक्स और CSR सर हासिल पढ़ाएंगे, सर करा रहे होंगे। उबैद आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं जी, थैंक यू उबैद। और कोई सवाल है जी? थैंक यू। कोर्स हमारा पेपर से 1 महीने पहले कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। और जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं है
कि आप सिर्फ पढ़ रहे होंगे, रिटन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इस पर एफर्ट किया जाएगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाएगा कि यार कम से कम मंथली बेसिस पे आप लिख के दिखाओ, वैसे भी लिख के दिखाओ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मगर अगर आप मिसाल के तौर पे मंथली बेसिस पे लिख के दिखाते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि करामत साबित होगा। अच्छा, और किसी का कोई सवाल है? ऑनलाइन क्लासेस होंगी, अच्छा ऐसा है कि हमारी क्लास जो है वो ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन का मतलब है लाइव, और भाई ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है क्योंकि यार ये इंटरेक्टिव बेस्ड पेपर है, इस पे आप जितना ब्रेनस्टॉर्म करेंगे हमारे साथ मिलके ना उतना आपको फायदा होगा। तो मेरी इसमें बहुत ज्यादा मतलब ये बीएफडी की इतना नहीं है कि चलो बीएफडी में तो अब मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह के ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी क्वालिटी क्वेश्चन हमने क्वालिटी लेक्चर्स बना दिए हैं कि आप रिकॉर्डिंग भी देख लेते हो तो आपको इतना मतलब मसला नहीं होता, आपको लगता है आप लाइव में ही बैठे हो क्योंकि वो लाइव की रिकॉर्डिंग है। इसमें मैं कहूँगा खास तौर पे इल्तिजा करूंगा आप लोगों से, और हमने मोटिवेशन भी रखी है उन लोगों के लिए जो लोग 100% लाइव क्लासेस में आ सकेंगे, उनके लिए हमने एक रिवॉर्ड भी रखा है इंशाल्लाह कि इनफैक्ट वो आपका आना ही आपके लिए रिवॉर्ड होगा, मगर उसके अलावा भी हमने एक रिवॉर्ड रखा है। तो खैर हमारी क्लासेस मेजॉरिटी 80% लाइव क्लासेस हुआ करेंगी, उनकी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। ऑनलाइन होगी जी, फिजिकल क्लासेस का आपको पता है सीए फाइनल में तकरीबन दौर खत्म ही हो गया है, ठीक है, फिजिकल क्लासेस अब पॉसिबल ही नहीं रहा स्टूडेंट्स के लिए लेना कंसिस्टेंटली, तो इसलिए हम एक ही मॉडल लेके चलेंगे। हफ्ते में 2 से 3 क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है, और उसमें मेरी क्लास भी हुआ करेगी, मेरी एक क्लास कम से कम हफ्ते में एक हुआ करेगी, और सर की जो है वो 1 से 2 क्लासेस जो है प्लान होंगी। शुरू में हम आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे और फिर थोड़ा सा रिजल्ट के बाद जो है हम उसकी क्लासेस को थोड़ा बढ़ा देंगे। अच्छा, बीएफडी और सेल्फ स्टडी, बीएफडी और एसपीएम सेल्फ स्टडी रेशियो, देखें बीएफडी तो सेल्फ स्टडी नहीं हो पाता उबैद मेरे ख्याल से, क्योंकि बीएफडी में तो काफी सारी चीज समझनी पड़ती है, वो किताब से मुश्किल होता है। एसपीएम आप सेल्फ स्टडी पे कर सकते हो, मगर मैंने आपको बताया आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो लर्निंग आउटकम जिस तरह से चेंज हुए हैं, क्वेश्चन का स्टाइल, अभी इस पर आगे जाके सर और बात करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत ही बेहतरीन डॉक्यूमेंट सर ने रेडी किया हुआ है। जो लास्ट टाइम हमने एक वर्कशॉप भी रखा था एसपीएम का, कुछ स्टूडेंट ने शायद वो अटेंड किया था, तो वहाँ पे बात हुई थी, और आज भी इससे बात होगी। और दूसरा जो मैंने कहा एसीसी की चीजें ये देख लें तो मसला नहीं है। अच्छा, ये चीजें याद करनी पड़ेंगी क्योंकि रीडिंग करने से माइंड से निकल जाती है। अच्छा, इसके लिए मेरी जो पर्सनली आपसे मतलब मैं आपको अपना पर्सनल टोटका बताऊंगा, इसमें फिर सर इसमें मजीद हेल्प करेंगे आपको आगे जाके। ठीक है, मेरा तो स्टाइल ये था कि मुझे तो ना एक वहम था, वहम समझते एक डाउट था कि मुझे से याद ही नहीं होता, तो मैं ये 5-4 काम करता था सीरियसली, और मैंने लॉ का पेपर भी सीखना निकाला है, और इनफैक्ट मैंने इस तरह ये मेरा ये बीएम अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट रन में निकला था। ठीक है, मेरे कुछ 2-3 पर्चे थे जो थोड़े तंग हुए, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ फर्स्ट रन में निकली। तो पहला मैं करता था इसको अंडरस्टैंड, पहले मैं अंडरस्टैंड करता था, अंडरस्टैंड करके बाद ना अंडरस्टैंड करने के बाद मैं इसको करता था लर्न, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंपॉर्टेंट थ्योरी है इनको लर्न करता था। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ बैठ कि अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया उसके बाद आप लर्न करें। अच्छा, लर्न करने के बाद फिर मैं इसको करता था राइट, अपने नोट बनाता था। राइट का मतलब है कि अपने नोट बनाता था, अपने नोट का मतलब है कि अपने बुलेट बना लिए जो इंपॉर्टेंट बातें, और फिर मैं उसको क्या करता था रिवाइज, कॉन्स्टेंटली रिवाइज करता रहता था, हर वीकली बेसिस पे या हर 15 दिन बाद उसको रिवाइज करता रहता था। इससे होता ये था कि मेरी जो है ना, जब मैं एंड में जाता था तो मुझे कोई एफर्ट करना नहीं पड़ता था खास, और फिर लास्ट में आपको एक काम और करना पड़ेगा यहाँ पे, जो मैं समझता हूँ कि आपके एसपीएम में इंपॉर्टेंट है, लॉ वगैरह में नहीं इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़, क्योंकि लॉ में नॉर्मली इतना नहीं होता। इसमें फिर एक और चीज़ है रिटन प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैं आपको बता दूँ आपका पेन बन जाएगा। बीएफडी में आप करते हैं ना रिटन प्रैक्टिस, ठीक है ना, तो आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें ये काम अगर आप 5 काम कर लेते हो, मैं नहीं समझता कि यार आपका कोई भी थ्योरी पेपर रुकेगा। अच्छा, क्लास लेने का खुद कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी, देखें क्लास के बाद जो है ना आपको बहुत से बहुत एफर्ट जो करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से वो ये करनी पड़ेगी कि अपने नोट बनाने पड़ेंगे बस। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस इंशाल्लाह क्लास में हम क्वेश्चन करा दूंगे वहां से हो जाएगी। ये 2 काम बस आपने करने होंगे मेरे ख्याल से, अंडरस्टैंड और लर्न। लर्न भी मैं समझता हूँ इतनी बार चीजें आ रही होती हैं तो आप जहन में बिठा ही लेते हो, असल मसला आता है कि उसको रिटेन करना, तो आप उसको रिटेन करें, लिखें, इसका तरीका ये, और रिवाइज करते रहें, तो मुझे उम्मीद है काफी हद तक चीजें कम हो जाएंगी। बाकी अगर कोई सेल्फ स्टडी भी करना चाहता है तो इसमें कोई मजायका नहीं है, तो आप इन बातों का ख्याल रखें। अच्छा, कौन कौन सी बुक्स से पढ़ाया जाएगा, आई कैप की स्टडी टेस्ट को हम फॉलो करेंगे मेरे ख्याल से, सर इसमें मजीद हेल्प करेंगे आगे जाके हमें। आई कैप के स्टडी टेस्ट को हमने फॉलो करने का इरादा किया क्योंकि इससे हम पैरामीटर डिटरमिन हो जाएगा, मगर आई कैप के स्टडी टेस्ट से कनेक्टेड हम कहाँ जा रहे होंगे इसके लिए हमने बात कर ली कि आई कैप के स्टडी टेस्ट से कनेक्टेड हम जो है एसबीएल में जा रहे होंगे, मगर एसबीएल की किताब की हम रेलेवेंट चीजें पिक जरूर कर सकते हैं, मगर एसबीएल की किताब फॉलो नहीं करेंगे। एसीसीए का जो एपीएम का पेपर है एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, ये पे हो रहा होगा, एमएसए2 का लिमिटेड एरिया जो है मैं फॉलो कर रहा हूँ आई कैप लेवल का, ताकि ये कि आपको आगे जाके फ्लेवर के लिए आसानी हो जाए। लर्निंग किस बुक से करनी होगी, आई कैप की बुक से लर्निंग करें मोहित तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कंटेंट बुरा नहीं है, मगर जहां हमें फील होगी कि हमें एक्स्ट्रा नोट देने चाहिए वहां हम आपको एक्स्ट्रा नोट देंगे एसीसी की किताब से एक्सट्रैक्ट करके, तो आपको ये नहीं होगा कि 3-3 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको किताब एक ही पढ़नी है। हाँ, जहाँ एक्स्ट्रा मटेरियल आएगा तो मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर हम इसमें हम हेल्प कर रहे होंगे कि जो कोई हमें
काम की चीज नजर आएगी एसबीएल और एपीएम से, हम वो फिर अलग से शेयर करेंगे समरीज की फॉर्म में या फिर नोट्स की फॉर्म में। ऐसा ही है सर? जी सर बिल्कुल, जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, ठीक है जी। और कोई सवाल है किसी का? तो मेरे ख्याल से मैंने काफी टाइम ले लिया सर, जितना मेरे ख्याल से मुझे लेना चाहिए था उससे थोड़ा ज्यादा हो गया। अच्छा एक चीज मैं और ऐड कर दूं, देखें यार एक चीज मैं और बता दूं आपको, मैं हर चीज का एक्सपर्ट नहीं बन सकता। मैं बीएफडी का एक्सपर्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एसपीएम का भी एक्सपर्ट बन जाऊँ, ठीक है। मगर यस, एक टीचिंग एक्सपीरियंस पजेस करते हुए, अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस भी कौन सा, जो मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक कैफ 6 एमएफए का एक्सपीरियंस रहा है अभी, जिसमें थ्योरी है, और एमएसए 2 का। तो इस दो बातों की वजह से बड़ा मैं मोटिवेट हुआ हूँ कि नियर सीफैप 3 को भी मुझे करना चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आगे बच्चे ने एमएसए 2 में जब मुझसे मुलाकात करनी है तो वहां मैं उसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार ये तुम क्या करके आओ, तो मैं तो कुछ आता ही नहीं, पीछे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसको बोलूंगा हाँ यार ठीक है, जो पीछे हमने चीजें पढ़ी थी ना उसी को हमने आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो ये एक वजह थी, मगर मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि यार देखो, आई थिंक यू शुड टेक द बेनिफिट ऑफ सर अरीब, बिकॉज ही इज द पर्सन हु इज नॉट हैविंग अ मेजर लोड, बहुत ज्यादा मतलब माशाल्लाह जिसे कहते हैं ना कि कमिटेड है पढ़ाने से रिलेटेड। मैं ये जो आपने सारी एफर्ट देखी है ना स्क्रीन पे, जितनी भी ये वाला डॉक्यूमेंट हो गया, ये डॉक्यूमेंट हो गया, वो प्रेजेंटेशन हो गई, ये विद इन नो टाइम इन्होंने माशाल्लाह तैयार किया। और ये आगे भी मैं समझता हूँ मोटिवेशन, एक जैसे कहते हैं ना कि एंथुसियाज्म है। तो जो बंदा मिसाल के तौर पे मुझे जैसा बंदा जो ऑलरेडी काफी सारे पेपर्स पढ़ा रहा है, आपसे मैं समझता हूँ उनसे ज्यादा आपको हेल्प मिल सकती है सर अरीब से। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि सर ऑलरेडी सिर्फ 30-35% 35% एरिया पढ़ा रहे हैं, 35% एरिया बन रहा है सर का ये खाली, तो इसका मतलब ये है कि नहीं यार ये तो मतलब नहीं, तो ये आपको मैं उल्टा मैं कहूँगा ये आपके फेवर में जाएगा, और ये आपको थोड़े टाइम में रियलाइज भी होगा कि जो एक डेडिकेटेड बंदा एफर्ट कर सकता है ना किसी पेपर से रिलेटेड, तो वो मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा बंदा जो है वो शायद नहीं कर सकता। तो सर स्टार्ट, ओवर टू यू। आप एक मिनट मैं इसको वो कर देता हूँ, सर स्क्रीन और ये शेयरिंग प्लीज इनेबल सेशन कर जरूर दीजिए। अटेंड करिएगा, मैं आपको बता दूं उसमें बहुत एफर्ट हुआ हुआ है। ये पूरी प्रेजेंटेशन जो है ना, सीरियसली स्पीकिंग ये पूरी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि काम की है, और मेरी आपसे गुजारिश होगी, इल्तिजा होगी, और मैं बीच में इसमें खुद भी इनपुट दे रहा हूँ, तो प्लीज ये सेशन जरूर अटेंड करिएगा। थोड़ा सा सेशन है आधे पौने घंटे का, मगर प्लीज मिस नहीं करिएगा। सर आपके पास राइट्स आ गए। ओके सर, आई होप मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। सर मेरी ऑडियो और स्क्रीन क्लियर है बिल्कुल, तो मैं प्रोसीड करूं फिर। जी 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 बिल्कुल क्लियर है। एक मैं आपको एड वो भी दे देता हूँ ना, क्या नाम है, होस्ट राइट भी दे देता हूँ। और मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज ये एंड तक अटेंड करें, इसमें काफी काम की बातें आपको नजर आएंगी, एंड स्पेशली फॉर दोस्त जिनकी अभी रिसेंट अटेम्प्ट है। एक मिनट सर, ये आपके पास सर अब कमेंट आपके पास आया करें। सही है सर, मैं शुरू करता हूँ। अच्छा, इंट्रोडक्शन तो सर ने खैर बहुत अच्छा और डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं, तो मैं टाइम को फोकस करता हूँ जो एजेंडा हमने आज के लिए तैयार किया था और जो स्टूडेंट की हेल्प के लिए हमने जो चीज़ें प्रिपेयर की है, तो मैं उससे फिर स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, हमने सिलेबस, ग्रेड, लर्निंग आउटकम वगैरह उस पर डिटेल बातें, डिफरेंसेस पे हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं, तो मैं डायरेक्ट एक कोशिश ये करूंगा कि मैं आपसे शेयर करूं कि जो लर्निंग आउटकम्स इसमें एडिशनल ऐड हुए और उनका पर्पस क्या था। अच्छा, आप इसमें अगर देख सकते हैं कि जो हमने परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाले एरिया की बात करी जो इसमें ऐड हुआ है, प्रीवियसली वो एरिया हमारे पास बीएमएस में मौजूद था। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट का चैप्टर होता था, चैप्टर 14। हैविंग सेड दैट, एरिया मौजूद था हमारे पास, लेकिन उसकी कोई सेपरेट ग्रिड नहीं थी। सेपरेट ग्रिड नहीं थी तो उसकी पेपर के अंदर ड्यू वेटेज नहीं आती थी। अगर वो उस चीज़ को पूछता भी था तो वो किसी किसी बड़े सवाल के साथ एक फाइनेंशियल इवेल्युएशन किसी भी स्ट्रेटेजी की 5-6 मार्क्स का डाल के पूछ के कवर करता था। अब अगर इसकी ग्रिड सेपरेट की गई है, इसके चैप्टर्स को सेपरेटली आइडेंटिफाई करके मार्क किया गया है, तो उसने स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स भी डाले। और इन लर्निंग आउटकम्स की खास बात यह है कि हम लोग यूजुअली सिलेबस को, लर्निंग आउटकम्स को, लेवल ऑफ टेस्टिंग को इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे ही हमारे पास पेपर के अंदर क्वेश्चन ड्राइव हो रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये देख रहे होते हैं कि यार बुक के अंदर ये टॉपिक है, अब पेपर में उसने पूछा हुआ कुछ और है, वो तो सिलेबस से बाहर जा रहा है। वो सिलेबस से बाहर नहीं जा रहा, हमें फोकस करना चाहिए कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या है इस पेपर से। आईकैप की एक्सपेक्टेशन क्या है कि पेपर पढ़ने के बाद हम कैपेबल किस चीज़ के लिए हो जाएंगे। तो अगर आप इस लर्निंग आउटकम पे देखेंगे कि इंटरप्रेट फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, रीसेंट पेपर का अगर मैं आपको सवाल अभी दिखाऊंगा उसमें आप देखेंगे उसने एग्जैक्ट यही सवाल पूछा हुआ है। हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, आपसे उसकी फाइनेंशियल इवेल्युएशन करने के लिए कहा हुआ है। उसके साथ साथ जो नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे पास क्वालिटेटिव डेटा होता है,
उसकी भी इवैल्यूएशन उसमें डाल के कवर की हुई है। तो उसने इस एरिया को पहले ही अटेम्प्ट के अंदर दोनों एस्पेक्ट से कवर कर लिया, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन प्लस नॉन फाइनेंशियल इवैल्यूएशन। अब एक ग्रिड के अंदर और लर्निंग आउटकम के अंदर मेजर चेंज ये था। अब दूसरा, अगर मैं आप लोगों से इसका सिलेबस शेयर करूं और मैं आपको वो चीज दिखाऊं, स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो उसने ग्रिड बनाई हुई है एसपीएम की और जो सिलेबस है इसका, ग्रिड वगैरह हम सारे डिस्कस कर चुके हैं किस तरह ये प्रीवियस ग्रिड से इसके अंदर फॉर्मुलेट हुई। अब इसके अंदर जो मेन चीज है जो मुझे डिस्कस करनी थी वो थे इसके लर्निंग आउटकम्स। अब कभी भी हमने किसी भी पेपर को इस एंगल से नहीं देखा कि उसके लर्निंग आउटकम्स क्या है, प्रोफिशिएंसी लेवल का क्या मतलब है, टेस्टिंग लेवल क्या है। ये सारी चीजें जो होती है ना, कुछ किसी वजह से कहीं पे रखी जाती है। अब अगर मैं सिंपल बात करूं कि फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, अब कहने को तो ये इसने 2 लाइन में लर्निंग आउटकम लिख दिया, लेकिन अगर आप इसकी वर्डिंग पे गौर करेंगे कि रिकमेंड पॉलिसीज, रिसोर्स एलोकेशन, कंट्रोल्स, तो आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि अगर वो आपको कोई बिजनेस केस स्टडी या कोई बिजनेस प्रॉब्लम देता है तो आप कैपेबल हो आइडियाज जनरेट करने के लिए जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हो, ना कि थ्योरेटिकल वर्ल्ड में। अब इसी चीज से फर्क क्या हुआ, हमने बोला कि भाई कंटेंट बीएमएस का 80% सेम है, एसपीएम में भी वही है, लेकिन जब मैंने लर्निंग आउटकम चेंज कर दिया तो उससे मेरी सारी जो उसकी थीम थी, जो माइंडसेट था, वो चेंज हो गया। अब माइंडसेट क्या है? अब माइंडसेट ये है कि भाई प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ जाए आप। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर मैं आपको कोई चैलेंजेस, कोई बिजनेस केस स्टडी या कोई प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप डिसाइड करें कौन सा थ्योरेटिकल मॉडल आपने फिट इन करना है, क्या आपने एनालिसिस करना है, क्या आउटकम आपने देना है। अब मैं इस चीज को ज्यादा बेटर इसलिए फील कर पा रहा हूँ क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकली भी इस जगह काम कर रहा होता हूँ और हम लोग अगर कमर्शियल फाइनेंस डिपार्टमेंट में चीजें डील करके लेके जा रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, तो वहां पे ये नहीं देखा जा रहा होता कि भाई वो मेरे पास स्वॉट एनालिसिस से मैंने ये चीजें निकाली, अब आप देख लें क्या करना है। वो बोलते हैं भाई मुझे प्रैक्टिकली एक चीज बताओ एक्शन पॉइंट के साथ जिसपे मैं इंप्लीमेंट करूँ तो फिर मेरे पास स्ट्रेटजी वाइबल हो और सक्सेसफुल हो। तो अब आईकैप का भी इन चीज़ों को चेंज करने का फोकस, इसकी अलाइनमेंट MSA 2 करने का फोकस यही था कि देयर शुड बी अ शिफ्ट ऑफ माइंडसेट फ्रॉम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव टू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। अब सवालों में हम इसके अंदर कोई थ्योरेटिकल या कुछ आप कहेंगे ना अनप्रोफेशनल बात नहीं कर रहे होंगे, हम इसकी प्रॉपर फॉर्मल ड्राफ्टिंग वगैरह कर रहे होंगे और हम दिस इज प्रैक्टिकली वायबल है या नहीं है। अगर आप देखेंगे हर चीज के अंदर पॉलिसी रिकमेंडेशन, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन, सारे लर्निंग आउटकम जो है वो इस बेस कर रहे हैं। प्रोफिशिएंसी लेवल भी वो आपसे लेवल 3 एक्सपेक्ट कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ अगर बुक पढ़ के गए, पेपर में जाएंगे, आप उस बुक से तकरीबन, क्योंकि उतना ही पेपर आपके लिए स्ट्रेट आ रहा होगा। बाकी क्या चीज़ होगी? बाकी चीज़ ये होगी कि भाई आपने उस थ्योरेटिकल मॉडल को किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, सॉर्ट एनालिसिस मेरे पास होता है। अब सॉर्ट एनालिसिस का कंटेंट आपने सारा पढ़ लिया। अब एक तो मैं आपको बोल दूं मैं डिफाइन सॉर्ट एनालिसिस और आपको एक सिंपल सा सिनेरियो दूं, आप सॉर्ट एनालिसिस परफॉर्म करके 2 स्ट्रेंथ बता दें, 2 वीकनेस बता दें, 2 अपॉर्चुनिटीज, 2 थ्रेट्स। ये इसका टेस्टिंग लेवल हो गया। अब मैं इसी टेस्टिंग लेवल को अगर इनहांस करूं तो मैं आपको बोलूंगा कि आपने सॉर्ट एनालिसिस ही यूज करना है, लेकिन आपने जो उसके अंदर अपनी फाइंडिंग्स की है उसके साथ साथ आपको एक्शन भी बताना है, पॉलिसीज भी रिकमेंड करनी है, एक्शन भी रिकमेंड करना है जिसको इंप्लीमेंट परफेक्ट, करके हम चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल। अब ये हो गया एक सेकंड लेवल। अब इसको अगर मैं बिल्कुल एडवांस लेवल पे लेके चला जाऊं, MSA लेवल पे या ACCA की SBL लेवल पे, वहां वो आपको ये भी नहीं बोलेगा कि आपने सॉर्ट एनालिसिस लगाना है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कोई ये नहीं बताता कि आपने ये थ्योरेटिकल मॉडल यूज करके मुझे एनालिसिस करना है। उसके लिए चीज रेलिवेंट क्या है कि आपने रेलिवेंट एनालिसिस किया वो और आप वाइबल एक्शन पॉइंट्स बताएं जिसको हम इंप्लीमेंट करके उस चीज को सक्सेसफुल कर सकें। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आप ये थोड़ी देखेंगे कि यार अच्छा मैंने वो गलत एनालिसिस कर लिया था, अब डिसीजन हो गया, उसको रिवर्ट बैक कर दें। वहां तो आपकी हर हर डिसीजन की इम्प्लीकेशन जो है वो कमिंग ईयर्स तक प्रोसीड कर रही होगी। तो अब आप यही एक्सपेक्ट करें कि अगर बुक सेम मैं लेके जा रहा हूँ, उसी बुक से उसी माइंडसेट में पेपर में जा रहा हूँ, तो मैं क्या उस पेपर को क्लियर कर सकूंगा? क्या मैं उस पेपर को टैकल कर सकूंगा? अब उसका जवाब यही है कि वो सिर्फ अब बुक की हद तक, थ्योरी की हद तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रहा। जब तक मैं उन एस्पेक्ट्स के रेलिवेंट प्रैक्टिकल सवाल नहीं करूंगा, जब तक मैं उनके स्टडीज को सॉल्व नहीं करूंगा, तब तक मेरी एनालिटिकल स्किल्स, मेरी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मेरी ड्राफ्टिंग वो इम्प्रूव नहीं हुई। क्योंकि अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं ACCA लेवल पे,
तो अगर मैं आपको बताऊं, मैंने खुद भी वो पेपर्स दिए हुए थे, तो उसके अंदर मेरा थ्योरी पढ़ने का 10% भी मुझे फायदा नहीं था। वो पेपर आते ही केस स्टडी स्टाइल पे है। उसके अंदर होता क्या है कि जिस तरह मैं सवाल प्रैक्टिस करता रहता था, उनसे मेरे पास नॉलेज डेवलप हो रही थी यार, अच्छा इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं और इनके ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं और उसके ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी हैं। अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपसे कोई सॉल्यूशंस आते हैं तो हम प्रोफेशनली कीवर्ड्स भी दे रहे होते हैं, डिफरेंट चीजें बता रहे होते हैं कि यार देखें अगर आप ये चीज करेंगे तो उसका ये आउटकम है। एक सिंपल सी एक चेंज मैनेजमेंट है। अब हमारे पास के अंदर चैप्टर 7 है जिसके अंदर चेंज मैनेजमेंट डिस्कस हुआ हुआ कि भाई आपने लो इन फोर्स एनालिसिस लगाया, फ्रीज एंड फ्रीज, आपने सिंपल सी 3 बातें कर ली। अगर मैं आपको उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताऊं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी एक प्लानिंग टूल सेप पे शिफ्ट हो रहा था। कहने को तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि एक शिफ्ट ऑफ टूल है, सारी मेथोडोलॉजी सारी अप्रोच वो सेम है, लेकिन उसके चैलेंजेस इतने हैं कि जो यूजर ऑलरेडी फेमिलियर है प्रीवियस सिस्टम से, उनको किस तरह शिफ्ट करा जाए। जो डेटा ऑलरेडी प्रीवियस सिस्टम में मौजूद है उसको किस तरह नए सिस्टम में लेकर आया जाए, किस तरह लोगों को हैंड्स ऑन किया जाए कि वो नए सिस्टम को एक्सेप्ट करें, रिबिलिएट नहीं करें, और उसकी फिर आउटकम भी उसी तरह है जो हमने प्लान किया हुआ था। ऐसा ना हो कि हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर दें और एट दी एंड हम वहीं पे खड़े हो जहां हम पुराने प्रोजेक्ट पे खड़े हुए थे। अब आपको मैं सिर्फ माइंडसेट ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली चीजें जो होती हैं बहुत डिफरेंट एंगल से देखी जा रही होती हैं, उसकी बहुत डिफरेंट इंप्लीकेशन होती हैं। तो देर इज अ नीड कि आप अपने पेपर्स के अंदर वो माइंडसेट को डेवलप करें, जिसके बाद अगर आपका एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मार्केट में जाता है तो वो चीज़ों को उस एंगल से देखने के भी कैपेबल हो, उसके अंदर रेलिवेंट स्किल्स वगैरह आ रही हो। तो लर्निंग आउटकम और बाकी चीजें बताने का सिर्फ पर्पस आपके लिए यही था कि एक माइंडसेट का चेंज आ जाए। इस पेपर को हिस्टोरिकली बीएमएस की तरह देखते हुए, ऑल्दो मैं भी उस अब होती है कि जब हम एफएफआर जैसे ऑडिट और लॉ जैसे लेंथी कोर्सेज कर रहे होते हैं तो हम बीएमएस को एक मोस्ट निग्लेक्टेड एरिया कंसीडर करके कर रहे होते हैं। सही, अगर मैं बीएमएस की बात करूं और उसको भी मैं 2-3 साल पहले ले जाऊं तब तक ये अप्रोच सही थी। लेकिन अगर मैं रीसेंट ट्रेंड देखूं पास पेपर्स का, इवन बीएमएस का भी, वो भी शिफ्ट होना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो पासिंग रेशियो पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। अब बीएमएस कोई लॉ या टैक्स वाला सब्जेक्ट नहीं है जिससे आपका एमएसए पे इम्पैक्ट ना पड़े। अगर आप सारे पेपर पास करके बैठे हुए हैं, आपने बीएमएस पास नहीं किया हुआ या आपने एमएसए का कोई भी एक पेपर पास नहीं किया हुआ, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपकी अटेम्प्ट 1 साल तो आगे जानी है उस चक्कर में। तो इसी वजह से अब देयर इज अ नीड कि हम अप्रोच को चेंज करें। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया कि यार इस एरिया पे हम बिल्कुल बीएफडी जितना टाइम लगवा दें, हम एफआर की तरह इसको लेके चलें, 180 आवर्स का कोर्स हम प्लान कर लें। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ही हमने इसकी प्लानिंग की है और कोशिश ये किया है कि इसको हम जितने लिमिटेड टाइम में जितनी प्रैक्टिकल और रेलिवेंट चीज़ें क्लास में करवा सकें वो हम करवाएं। ऑल दो एक चीज़ अगर ऐसी थ्योरेटिकल है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टूडेंट खुद भी कवर कर सकता है, उसमें टीचर नीड नहीं है, तो हमारी प्रेफरेंस यही होगी कि वो स्टूडेंट खुद ही देख रहा हो। लेकिन बुक की स्किमिंग और उस टॉपिक का एक ओवरव्यू देते हुए हम जा रहे होंगे ताकि एक कंप्लीटनेस इंश्योर होते रहे, ताकि फिर स्टूडेंट ये ना करे कि यार अच्छा मैंने पहले चैप्टर की 2 क्लासेस ले ली, अब यार मुझे चैप्टर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, फिर उसके पास कंप्लीटनेस का लेवल इंश्योर ही नहीं होगा। अब इसके साथ साथ अगर मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आता हूँ, प्लानर बनाने के पर्पस 2 थे। एक तो बीइंग अ टीचर हमारे पास किस तरह कंट्रोलिंग होगी, किस तरह हम टॉपिक्स को लेके चलेंगे, और बुक के अंदर एक्चुअली क्या क्या हिडन चीजें हैं जो कि फुल फ्लैश प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको ब्रेक डाउन करने से हमारे लिए तो ये चीज बेनिफिशियल हुई। अब बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं क्या करता, मैं इसको एज अ कंप्लीशन चेकलिस्ट अपने पास रखता। मैं देखता यार अच्छा मैं बीएमएस में या एसपीएम में कहाँ पे खड़ा हुआ, मुझे अगर एनालाइज करना है, अब मैं देखूंगा अच्छा यार मेरे पास ग्रेड ए में आ गया, 25 से 30 मार्क्स की वेटेज है, 25 से 30 मार्क्स का मतलब तकरीबन 30% ऑफ द कोर्स। अब इसके अंदर मेरे पास 9 चैप्टर्स आ रहे हैं, उन 9 चैप्टर्स में से मैंने कितने चैप्टर कर लिए, उससे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने 100% ऑफ द पेपर में से कितना परसेंट मेरी तैयारी हो गई। अब इसी तरह जब आपके पास ग्रेड वाइज ब्रेकडाउन होगा चैप्टर्स का, लर्निंग आउटकम्स आपको पता होंगे, तो आप स्मार्ट स्टडी भी कर सकते हैं। भाई मुझे लग रहा है मेरे पास टाइम कम है, मैं 9 चैप्टर्स करूंगा फिर जाके मुझे 25 से 30 मार्क्स मिलेंगे। मैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे आया, मैंने उसकी क्लासेस वगैरह लेके मेरी सफिशिएंट तैयारी हुई भी थी, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, उससे मेरे 15 से 25 मार्क्स तैयार हो गए। एक चैप्टर मैंने आईटी का उठाया, उससे मेरे 10 से 15 मार्क्स तैयार हो गए। शॉर्ट टाइम के अंदर मेरे पास सफिशिएंट कवरेज आ गई। लेकिन अगर एक बंदे ने इस सब्जेक्ट को पहले नहीं पढ़ा हुआ, जिसकी फर्स्ट अटेम्प्ट है या वो कैफ से अभी यहाँ पे आ रहा है, तो उसके लिए ये शॉर्टकट्स भी लॉन्ग कट्स बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आई कैप ने स्टडी टेक डिजाइन किया हुआ है, अगर मैं इसको स्किम करवाऊँ आपको, चैप्टर 1 से चैप्टर 2 जो ऑनवर्ड चल रहा है, इसके अंदर एक लॉजिकल सीक्वेंस है
कि पहले आप ये तो समझें कि बिजनेस के अंदर स्ट्रेटेजी, गोल सेटिंग, सारी चीजें होती क्यों है, स्टेक होल्डर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर वो सिस्टमेटिकली आपको एक एक चीज पे लेकर आए कि आप एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे पहले, फिर आप मार्केट का एनालिसिस करेंगे, फिर आप इंटरनल अपना एनालिसिस करेंगे। सारे एनालिसिस के बाद आप इस आउटकम के पहुंचेंगे कि भाई मेरी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी है क्या वो वायबल है या नहीं है। वायबल नहीं है, देन आप देखेंगे कि भाई मार्केट के अंदर क्या चीजें चल रही हैं, मेरे पास कौन कौन सी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस अवेलेबल हैं, मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं उस स्ट्रेटेजी को एक्शन में लेकर आने के लिए। उसके बाद क्या होगा, आप चैप्टर 7 पे आएंगे, आपकी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हो गई है। अब उस स्ट्रेटेजी को सोच के सिर्फ पास ऑन कर देना ईमेल पे, कभी अब से हम ये काम करेंगे, ये काफी नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में। आपने उस चेंज को मैनेज करना पड़ता है। तो उस पर चैप्टर 7 आ गया, क्या प्रोसेसेस में चेंज आएगा, क्या मैनेजमेंट स्टाइल में चेंज आएगा, क्या लोगों में आपने चेंज करना है। सारी चीजें करने के बाद फिर एक अलग एंगल आ जाता है, आपने रिस्क देखने, स्ट्रेटेजी से क्या क्या रिस्क है, किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। अब चैप्टर 9 तक आपका ये वाला एरिया हो गया। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आईटी कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आज के एरा में हम सब लोग जानते हैं। अगर किसी भी स्ट्रेटेजी को हमें फॉर्मुलेट करना पड़ता है तो विदाउट द हेल्प ऑफ आईटी स्ट्रेटेजी प्रॉपर बनाए हुए हम उसको केटर नहीं कर सकते। अब उसमें होता क्या है कि जब आप चैप्टर 10 से ऑनवर्ड आते हैं तो यहाँ आपके पास दो स्ट्रीम्स ओपन हो जाते हैं कि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है, उस एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर आपने आईटी में क्या इंप्रूवमेंट करनी है, या आप एक नई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसमें आपने आईटी को किस तरह हेल्प आउट करना है, आईटी को यूज करते हुए आपने किस तरह उस स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवाना है। इसी तरह फिर आगे हमारे पास एचआर का एरिया, बिजनेस ऑपरेशंस, मार्केटिंग हो गया, परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो गया। अब ये सारी चीजें एक लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर ड्राफ्ट होगी। अब मैं दोबारा अपनी प्रीवियस बात पे जाऊंगा तो ये प्लानर, ये सीक्वेंस सारी बताने का पर्पस ये है कि मेरे पास बीइंग अ स्टूडेंट लेवल एक कंट्रोल होना चाहिए किसी भी पॉइंट टाइम पे कि यार मुझे कब किस सब्जेक्ट को एक्सीलरेट करना है, कब किस सब्जेक्ट को मुझे ड्यू वेटेज देनी है। मैं दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन पे आता हूँ। अब हमने इसके अंदर जो एसपीएम का पहला पेपर आया और बीएमएस का जो लास्ट पेपर था, अगर मैं सिर्फ इन दो पेपर को कंपेयर ही कर लूं तो जितनी बातें अभी सर ने करी और मैंने करी वो आपको प्रैक्टिकली नजर भी आ जाएगी। अब उसका भी एक एनालिसिस बनाया हुआ था मैंने, आई होप स्क्रीन आप लोग रेलिवेंट स्क्रीन पे होंगे, जी जी बिल्कुल आ रही है, थैंक यू। जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एसपीएम और बीएमएस दोनों के रीसेंट पेपर्स का एक कंपैरिजन हुआ था। अब वो कंपैरिजन किस तरह हुआ हुआ है कि मैंने एसपीएम के पेपर को उठाया, मैंने उसको स्किम करना शुरू किया। स्किम मैंने किस तरह किया, मैंने देखा यार कि जो ये भी सेम है तो क्या इसके अंदर और बीएमएस में तब भी डिफरेंस है, और उसका आंसर मुझे इसको स्किम करने से मिल गया। अगर आपसे मेरे साथ एक बार रिक्वायरमेंट पे फोकस करते रहे, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच टीम मेंबर, सजेस्ट द इंप्रूवमेंट, इवैल्यूएशन, सजेशन, डिस्कशन, देन अगेन कुछ स्ट्रेट सवाल भी देता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस सिर्फ 6 मार्क्स तक। लेकिन जो उसका मेन फोकस है वो किस पे, क्लासिकल क्वेश्चन आ गया आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, इवैल्यूएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग 2021 इन कंपैरिजन में 2019। अब आप देख रहे हैं जो हमने लर्निंग आउटकम देखा था कि आपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंपनी की इवैल्यूएट करना है और आपने उसकी रिकमेंडेशन देनी है, वो चीज यहाँ पे कवर हो गई। उसके साथ साथ उसने नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और उसकी रिकमेंडेशन भी पूछ ली। तो अब सवाल एक आइसोलेशन में नहीं होगा कि आपने मसले बता दिए, आपका सवाल खत्म। अब आपने कंप्लीट उसको एंड तक लेके जाना है कि क्या इश्यूज आइडेंटिफाई हुए, क्या उसके अप्रोप्रिएट एक्शंस आप रिकमेंड कर रहे हैं, और क्या वो चीज वायबल है या वो चीज डायरेक्टली रिलेट करती है या नहीं करती। दिस इज द शिफ्ट ऑफ द माइंडसेट फ्रॉम द प्रीवियस बीएमएस पेपर। इवेल्युएट करना, इस तरह के वर्ड उसमें भी मौजूद थे, लेकिन उसके अंदर कुछ सवाल ऐसे थे। बाकी सवाल अगर आप देखेंगे कि इसमें अगर ऊपर जाऊं मैं, स्ट्रेट उसने बताया हुआ इन लाइट ऑफ लीनियर ग्रोथ मॉडल, मॉडल आपको स्पेसिफाई करके दे दिया, बता दिया, एक्सप्लेन बता दे कौन से ग्रोथ फेज पे हम खड़े हैं। अब ये वही वाला लेवल है जो मैंने आपको शॉर्ट में भी बताया कि मैंने आपको मॉडल आइडेंटिफाई करके दे दिया, मैंने आपसे उसकी इवैल्यूएशन पूछ ली। अगर मैं बराबर में एसपीएम पे आ जाऊं तो मैं देखूं सिर्फ ये एक सवाल या एक दो सवाल इस तरह के मुझे नजर आए जिसमें थ्योरी आइडेंटिफाई थी जो 6 या 5 मार्क्स के थे। बाकी अगर आप इसके सारे सवाल को स्किम करेंगे, सारी चीजें देखेंगे, कहीं पे भी इस थ्योरेटिकल मॉडल स्पेसिफाइड नहीं है। पर्पस क्या है, शिफ्ट ऑफ माइंडसेट फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिकल वर्ल्ड। ऐसा नहीं है आप आंसर देखेंगे मॉडल लग रहा होगा, लेकिन उस मॉडल तक पहुंचना भी अब आपका काम है। आप किस तरह चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, क्या आप एक्शंस देते हैं, वो प्रैक्टिकली वायबल हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। तो बताने का और कंपैरिजन का सिर्फ पर्पस ये था कि अगर ऊपर मेरे पास ग्रिड में चैप्टर्स की रीशफलिंग हुई भी है, 20% न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हुए भी हैं,
स्टिल सेम चीज को भी मैं बोलूंगा कि ये नई चीज है। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन, उसका पूछने का स्टाइल, उसके लर्निंग आउटकम्स, तीनों चीजें बदल चुकी हैं। तो जब एक्सपेक्टेशन बदल जाएगी तो ये पहला पेपर था इस तरह का है, फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट करेंगे ये इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल और बढ़ाएगा, और जितना इसको एमएसए के क्लोज कर सकता है ये कर रहा होगा। अब आईकैप तो इस चीज पे पहली बार इस तरह करके काम कर रहे हैं। एसीसीए के जो पेपर हैं वो इससे बहुत ऊपर और बहुत पहले ये वाला काम कर चुके हैं। उनका जो एसपीएम का इक्विवेलेंट पेपर है वो एसबीएल है। एसबीएल उनका एमएसए जितनी लेंथ का पेपर आता है, 4 घंटे का वो पेपर होता है। उसके अंदर आपसे कहीं पे भी थ्योरेटिकल मॉडल स्पेसिफाई नहीं होता, ना एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उसमें आंसर करें। वो आपको स्ट्रेट केस स्टडी देता है, आपसे उसके फाइंडिंग्स पूछता है, एक्शंस पूछता है, उसको इवेल्युएट करता है कि भाई क्या प्रैक्टिकली फीजिबल है या नहीं है। इवन प्रोफेशनल स्किल्स तक के उसके अंदर मार्क्स रखे हुए हैं कि आप अगर डायरेक्टर्स को एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मिडिल मैनेजमेंट को दे रहे हैं, सीनियर मैनेजमेंट को दे रहे हैं, तो आपकी टोन से वो चीज़ डिलीवर हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई आईकैप का भी फोकस है कि वो इनलाइन पैरेलल चले बाकी एग्जामिनेशन बॉडीज से, तो एसपीएम की नेक्स्ट जर्नी होगी उस पेपर तक पहुंचना, और उसको स्लोली ग्रेजुअली वो लेके जाएगा आहिस्ता आहिस्ता पेपर के अंदर उस ट्रेंड को थ्योरी पेपर की बजाय प्रैक्टिकल पेपर देखना शुरू कर दें। क्योंकि आप प्रैक्टिकली अगर देखें तो भाई मेरे पास एक मैकेंसी कंपनी है जिसके आप थ्योरी पढ़ते हैं, वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंपनी नहीं है, वो प्रैक्टिकली अभी भी कंसल्टेंसी दे रहा होता है, और वर्ल्ड वाइड बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उससे कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहे होते हैं। किसी भी एस्पेक्ट के अंदर होता है तो आप उसके देखेंगे उसकी इनसाइट्स भी आ रही होती है कि अब मार्केट में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री पे टेक्नोलॉजी के क्या इम्पैक्ट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन जो बाहर आ गई है, सारी रिसर्च उस पर चल रही होती है। तो इस पेपर को आपने कभी भी किसी पेपर को असेस करना है ना, तो आप उसको ये नहीं देखेंगे कि मुझे सिर्फ इसको पास करना है, आप ये देखेंगे प्रैक्टिकली उसकी रेलिवेंस क्या है, इस पेपर को पढ़ने के बाद मैं किस चीज़ के लिए कैपेबल हो रहा हूँ, और मेरे पास मार्केट के अंदर कितनी फील्ड्स हैं जहाँ पे मैं जाके उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। अब ये सारी चीज़ें मैंने करके आपको एक ओवरऑल एनालिसिस बता दिया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि भाई हमारे पास डिफरेंसेस तो हमने डिटेल में बात कर लिए। डिफरेंसेस में जो 2 की डिफरेंसेस थे वो भी मैं आपको स्किम करवा देता हूँ, जो हमने वर्कशॉप ली थी एसपीएम की। अब उस वर्कशॉप में बेसिकली क्या था कि भाई जो आपकी ओल्ड ग्रिड थी और जो नई ग्रिड थी वो हमने देख लिया, इसमें किस तरह रिशफलिंग हुई, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया ऐड हुआ और ये ग्रिड चेंज हो गया। इसके साथ साथ जो मेरे पास आईटी का एरिया था उसके अंदर प्रीवियसली मेरे पास क्या टॉपिक्स आ रहे थे, स्ट्रेट अवे टॉपिक्स आ रहे थे। ये 6 के 6 टॉपिक्स एज इट इज एसपीएम में भी मौजूद है, लेकिन एडिशन किस चीज का हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, बिग डेटा आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। ये क्यों लेकर आया गया? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 3-4 साल पहले से एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। एसीसीए के पेपर में 3-4 साल पहले से टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन आईकैप में बीएमएस लेवल पे नहीं थे, लेकिन एमएसए लेवल पे बिग डेटा और उस तरह की चीजें मौजूद है। अब यहाँ पे भी इनको इंकॉर्पोरेट इसलिए कराया गया है कि जो रीसेंट आईटी ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो रीसेंट डेवलपमेंट हो रही है उसका स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। अभी तो उसने सर्टेन में बिग डेटा एआई किसी को भी टच नहीं किया, लेकिन फ्यूचर अटेम्प्ट से वो उसको करेगा और उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ही पूछ रहा होगा। दूसरा, अगर मैं बताऊं कि जो मैंने ग्रेड का कंपैरिजन किया, लर्निंग आउटकम का कंपैरिजन किया, ओल्ड सिलेबस में किस तरह लिखा हुआ था, डायरेक्ट सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, रोल ऑफ आईटी क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ आईटी स्ट्रेटेजी, आईटी कंट्रोल, एक तरह से नेमिंग हुई हुई थी। अब के लर्निंग आउटकम्स आप देखें, स्टार्ट उसने किया है रिकमेंड बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन टू एनहांस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। अब मैं ऐसी ही लर्निंग आउटकम को अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बना दूं और ऊपर एक सिनेरियो डाल दूं, फिर मैं आपसे जाके बोलूंगा कि आप बुक देखें, अपनी बुकिश नॉलेज देखें, और देन आप उस क्वेश्चन को देखें। क्या आप कैपेबल होंगे कि भाई किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस के अंदर ऑटोमेशन एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें, रिकमेंड कर सकें? वो सिर्फ बुकिश नॉलेज से या सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, आपको जो प्रैक्टिकल केसेस हैं वो सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चलेगा यार अच्छा इस तरह का सवाल आता है तो उसकी किस तरह स्ट्रक्चरिंग होती है, किस तरह मुझे चीज़ें आइडेंटिफाई करना पड़ती हैं और किस तरह मुझे प्रैक्टिकल वायबल एक्शंस बताना पड़ता है। तो सिर्फ एक लर्निंग आउटकम के कंपैरिजन से आपको सारी स्टोरी पता चल जाएगी कि वो अब एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, और अब उसका फोकस रिकमेंडेशन, इवेल्युएशन, इन चीज़ों पर बढ़ गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ उसके अंदर और मेजर चेंजेस, तो हमने सारी कवर कर ली, कौन से नए टॉपिक्स ऐड हुए, माइंडसेट क्या शिफ्ट होना है आपके पास, एरिया परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला एरिया अब किस तरह रीडिफाइन हो गया, रीवैम्प्ड हो गया है कम्प्लीटली। अब हमें प्रिपेयर किस तरह करना है वो भी सर ने डिटेल में बात कर ली है कि अगर कोई बंदा सेल्फ स्टडी कर रहा है, आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी करें, लेकिन आपका अगर टाइम मैं डिवाइड करूँ फ्रॉम 100%,
अगर आप 50% टाइम बुक को दे रहे हैं तो 50% ही टाइम आप प्रैक्टिस को देंगे तो आप किसी स्टेज पे पहुंचेंगे। अब प्रैक्टिस मटेरियल तो अगर मैंने जो इतनी यहाँ पे बात करी कि भाई बीएमएस और एसपीएम में क्या चेंज आ गया, तो बीएमएस के जो पास पेपर्स हैं वो तो मेरे पास 70-80% रिडंडेंट हो गए, उस तरह के सवाल तो अब नहीं पूछेगा। तो अब जो इसका लर्निंग मटेरियल आपके पास आएगा वो आपको उन बॉडीज से लेना पड़ेगा जो इस चीज को 3-4 साल पहले से इम्प्लीमेंट करवाते हुए आ रहे हैं और उनका माइंडसेट पहले से चेंज हुआ होगा। एसबीएल के आप क्वेश्चंस उठाएंगे, आप एपीएम के क्वेश्चंस उठाएंगे, कुछ एमएसए से आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उस एरिया के क्वेश्चंस उठाएंगे, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि यार अब इन क्वेश्चंस की नीड क्यों है। आपके पास रीसेंट पेपर मौजूद है, अभी जो जून 22 में उसने पूछा, आप कंपेयर कर लें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि यार कि अब प्रैक्टिस की सिग्निफिकेंस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। मटेरियल को आपने रिसर्च करके किस तरह दूसरी बॉडी से गैदर करना है वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट हो गया जितना बुकिश नॉलेज को गैदर करना, जितना आपने बुक को पढ़ना है। तो अगर कोई सेल्फ स्टडी पे जा भी रहा है तो उसको यही करना पड़ेगा कि उसने सबसे पहले अपना प्लानर बनाना है जिस तरह हमने बनाया हुआ है या किसी और भी तरीके से बना सकता है, लेकिन फोकस क्या होना चाहिए कि मैं एक ग्रिड पे एट अ टाइम फोकस करूं। अगर मैं मार्केटिंग के एरिया पे फोकस कर रहा हूं तो मेरा फ्रेम ऑफ माइंड मार्केटिंग का बनना चाहिए कि यार क्या क्या मार्केटिंग के अंदर मॉडल्स मौजूद होते हैं और प्रैक्टिकली मेरे पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मुझे कोई बनाने को बोले तो मुझे क्या चीजें कंसीडर करनी चाहिए। मार्केटिंग एरिया हो गया, एचआर एरिया हो गया, सप्लाई चेन हो गया, एथिक्स हो गया, एचआर हो गया। जब आप सारे एरियाज को इस तरह सेपरेटली प्रिपेयर करेंगे, और प्रिपरेशन से मेरा मकसद क्या है कि बुक भी पढ़ेंगे, साथ साथ उसके सवाल भी करेंगे, देन उसके बाद आप कंप्लीशन चेकलिस्ट पे जाकर टिक करेंगे कि अब ये मेरा एरिया तैयार हुआ। तो अब अप्रोच थोड़ी इस तरह इवॉल्व हो गई है। अब हम लोग जो अगर लेके चल रहे होंगे स्पोर्ट्स को, हम किस तरह लेके चल रहे होंगे, हमारा फोकस यही है कि भाई स्टूडेंट सिर्फ एसपीएम नहीं दे रहा, हम 180 घंटे लगा के या सारी क्लासेस उसकी सिर्फ एसपीएम में यूटिलाइज ना करें, हम उसको उतनी नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो उससे रेलिवेंट हो। हम उसको सारी रिसर्च करके एसीसी से क्वेश्चन गैदर करने हो, एपीएम से करने हो, एमएसए2 से करने हो, कहीं से भी करने हो, हम उसको टॉपिक वाइज एज वेल एज होलिस्टिक क्वेश्चन जो होते हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स को क्लब कर होते हैं वो प्रोवाइड करें। क्लास में जो हम सवाल करवा रहे होंगे वो हम करवा रहे होंगे बेंचमार्क क्वेश्चन जो उस पर एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी लेवल पे दे देगा। ऑब्वियसली हमारे पास भी प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, हम बहुत ज्यादा सवाल क्लास में नहीं करवाएंगे, लेकिन हमने टारगेट यही किया हुआ है कि हम अप्रॉक्स हर थ्योरेटिकल मॉडल पे हमारा कम से कम एक सवाल क्लास में हो, कॉम्प्रिहेंसिव सवाल, 5-6 मार्क्स वाला सवाल ही, 25 मार्क्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो उस कॉन्सेप्ट को हर एंगल से कवर कर ले। देन अगर उसके बाद मेरे पास जो प्रैक्टिस मटेरियल बच जाता है वो मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ। वो अगर फर्दर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, जो हम मॉक्स के अंदर डिफरेंट सवाल डाल रहे होंगे, उससे हो क्या रहा होगा कि उसकी जो ड्राफ्टिंग स्किल्स, उसका चेंज ऑफ माइंडसेट साइमल्टेनियसली पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा। हमारे शुरू में क्लासेस ये नहीं होंगे कि हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ाई, बुक रीड करवा दी, ऑल दो हमारा जो कंटेंट बेस है वो आईकेएप का स्टडी टेक्स्ट है, लेकिन उसको हम सिर्फ उस हद तक यूज करेंगे जितनी उसको वेटेज देने की जरूरत है इस पेपर में। ओवरव्यू देने के बाद हम उसकी जो तैयारी करवाएंगे वो क्वेश्चन से ही करवा दूंगा। अगर मुझे शॉर्ट एनालिसिस प्रिपेयर करवाना है तो मैं शॉर्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन से प्रिपेयर करवाऊंगा कि उसमें किन चीजों को फोकस करने की जरूरत है और किन चीजों को आपने ड्राफ्टिंग स्किल्स में इंकॉर्पोरेट करना है। तो उससे होगा ये कि आपकी ड्राफ्टिंग, आपका चेंज ऑफ माइंडसेट फ्रॉम फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लाइव क्लासेस लेके कोऑपरेट करते रहेंगे तो चीजें आपकी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर हो रही होंगी। उसमें ये नहीं होगा कि आप आखिरी महीने में पहुंचेंगे फिर आप बोलेंगे यार अच्छा इतनी सारी प्रैक्टिस मटेरियल जमा हो गया, मैंने क्लासेस भी नहीं ली हुई, अब मैं एक साथ करना शुरू करता हूँ। तो एट अ ग्लांस एक आध महीने के अंदर ना कोई स्किल्स डेवलप होती हैं, ना आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स उस लेवल पे पहुंच सकेगी जितना आप उसको साइमल्टेनियसली साथ साथ लेके चलेंगे। तो अब इस पेपर को आपने ड्यू इंपॉर्टेंस वैसे ही दे दी है जैसे आप बाकी पेपर्स को दे रहे होते हैं। प्रैक्टिस की इसमें सिग्निफिकेंस उतनी ही बढ़ गई है जितनी अगर मैं ऑडिट में करता, जितनी मैं अपने पास बीएफडी में कर रहा होता हूँ। ऑल दो थ्योरेटिकल पेपर है तो मैं बीएफडी लेवल या एफआर लेवल के इक्विवेलेंट नहीं पहुंचूंगा, लेकिन जब तक मैं किसी भी टॉपिक्स की सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करूंगा मैं उसको मार्क नहीं कर सकता कि मेरे पास ये टॉपिक ग्रिप में आ गया है और ये मेरे पास कंप्लीट हो गया। तो जो सारा प्लानर है, जो क्लासेस हैं, जो जो टॉपिक्स हैं, कहाँ कहाँ से मटेरियल्स आएगा, सारी चीज़ें जो है हमने इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली प्लान की हुई है। और सबसे मेन फोकस माइंड में यही रखा हुआ है कि हम कितने कम टाइम में मैक्सिमम कितना डिलीवर कर सकते हैं स्टूडेंट को, कि उसके पास अगर इसके साथ वो दूसरे 2 सब्जेक्ट्स ले रहा है जो लेंदी पेपर्स भी हैं तो भी वो उसके साथ इस चीज़ को मैनेज कर सके। बस रिक्वेस्ट यही होगी कि अगर आप क्लासेस के साथ साथ चलेंगे आपका मोमेंटम रहेगा, क्योंकि वरना होगा ही अगर आप बीच में पिच इन करेंगे तो पिछली क्लास में कुछ ड्राफ्टिंग टेक्निक्स बता दी हो, क्या पता पिछली क्लास में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बताया हो जो लिंक हो अगले कॉन्सेप्ट से, जिस तरह मैंने आपको अभी चैप्टर की सीक्वेंस में बताया, आपके पास सारी चीजें किस तरह लिंक है। और लिंक रख के पढ़ाने का पर्पस क्या है कि यार एक माइंडसेट डिलीवर हो
ताकि स्टूडेंट को भी वो बुक 20 चैप्टर की 500 पेजेस की बुक ना लगे, उसको बुक लगे अच्छा यार ये 5 एरियाज इस बुक के अंदर है, एक एरिया मेरे पास ये 9 चैप्टर्स पे है, एक एरिया 1 चैप्टर पे है, एक एरिया 3 चैप्टर्स पे है। तो वो इस तरह उस बुक को देखे और हमेशा बुक उसके कंट्रोल में रहे, उसकी प्रैक्टिस उसके कंट्रोल में रहे, उसकी प्रिपरेशन और जिस पेस पे वो चल रहा है वो सब उसके कंट्रोल में रहे। तो ये सारी थीम वगैरह सारी चीज़ बताने का पर्पज सिर्फ यही था कि क्या माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, क्या अप्रोच अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, किस तरफ ये पेपर जा रहा है और फ्यूचर में जाएगा, और क्या क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा सर, अब एक अगर चीज आपका कोई बताएं। सवाल है स्पेसिफिक। बिल्कुल सर, जी मैं सर। तो एक चीज मुझे बताएं सर, इससे तो मुझे आपने डरा दिया। क्या ये मतलब बहुत मुश्किल होता है एसीसी वगैरह में पास करना, या एसीसी वगैरह में आसान होता है? सर देखो उसमें अप्रोच बेसिकली ये होती है कि अगर मैं विदाउट डायरेक्शन एसी से किसी भी पेपर में जंप इन कर जाऊँ, हम्म। उसमें मैं क्या करूंगा, मैंने स्टडी टेक्स्ट उठाई, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने सवाल उठाए, मैंने करना शुरू कर दिया, सब कुछ मैं करके गया, पेपर में मैं गया, पेपर बिल्कुल डिफरेंट। ओके। क्यों? क्योंकि जो उनका फोकस है वो ये नहीं है कि आपने बुक मेमोराइज कर ली, आपने पोर्टर डायमंड मॉडल पूछा, आपने स्ट्रेट लिख दिया। जब तक मुझे उसकी अप्रोच नहीं पता होगी, उसके अंदर बेस्ट अप्रोच क्या होती थी कि पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को मैंने देखा कि किसी भी टॉपिक को वो पूछ किस तरह रहा है, तो मैंने अपना टाइम डिवाइड किस तरह किया कि भाई मुझे सेम वेटेज देना है प्रैक्टिस करने पे। मैं अगर शॉर्ट के 2-3 सवाल कर लूँ पास्ट पेपर्स के, वो मेरे लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है एज कम्पेयर में उसकी थ्योरी को 5-6 बार पढ़ लूँ। तो बेस्ट हो गया ना, इसका मतलब तो ये लेकिन हुआ कि अगर हम मिसाल के तौर पे एक बुक स्किम थ्रू करके कॉन्सेप्ट बना के थोड़े नोट वोट बना के अगर हम उसके 2-3 क्वालिटी क्वेश्चन हर टॉपिक के कर लेते हैं, तो हमारा टॉपिक पैक हो जाएगा। ऐसे कह सकते हैं कि जब हम पेपर में जाएंगे तो हमें कुछ नया नहीं लगेगा, ऐसा। जैसे इस बार लोगों को शिकायत थी बिल्कुल कि जी सर ऐसा पेपर भी है। लगा कि जी बिल्कुल ही मतलब जैसे कहते हैं ना कि लोगों को इस बार शिकायत हुई ना काफी, जून 22 का जिन्होंने पेपर दिया, और वो अभी फीडबैक भी मार्केट में स्टूडेंट्स का ये चल रहा है कि जी अभी समझ ही नहीं आ रहा कि पेपर क्या होने वाला है। तो मेरे ख्याल से वो वाला तो एलिमेंट आपने डिकोड कर दिया है शायद काफी हद तक, कि ऐसा नहीं है कि क्या होने हो रहा है, ये तो बहुत अरसे से हो रहा है, 3-4 सालों से एसीसी वगैरह में, और बहुत ही हायर लेवल पे हो रहा है। तो अगर हम एक हायर लेवल की चीज को एक मॉडरेट लेवल पे देख के जाते हैं, तो फिर मुझे उम्मीद है कि हमारे लेवल पे चीजें आसान हो जाएंगी। क्या हम ऐसे कह सकते हैं इसको? सर बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आप शॉर्ट एनालिसिस के सवाल कर रहे हैं तो उसका ताल्लुक सिर्फ शॉर्ट एनालिसिस तक ही रहेगा। जब आप बिजनेस केस स्टडीज लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप एक स्किल डेवलप कर रहे होते हैं, क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन की, प्रॉब्लम कॉम्प्रिहेंशन की, एनालिसिस स्किल, प्रैक्टिकल माइंडसेट आपका डेवलप्ड हो रहा होता है, आपको चीज़ों को सवालों को केटर करना आ रहा होता है। तो जब आप इस तरह के सवाल करते 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 25th 30th क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, ओके। बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे। सही सही सही, मुझे याद है मेरे एडवांस ऑडिट में मेरे सर ने एक बात कही थी इसी से में, कि जब आप 20-25 सवाल कर लेते हो ना, तो ऑडिट रिस्क का सवाल फिर आपको ऐसा लगता है रिपीट होना शुरू हो गया। 15 सालों के बाद भी उन्होंने कहा था। तो आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ भी यही है कि एक माइंडसेट एग्जैक्ट अगर हमारा चेंज हो जाता है और हमें वो समझ आ जाता है, हमें पिक कर जाते हैं चीजें कि जी ये सिनेरियो में से कैसे कैसे पिक करना होता है, तो मेरे ख्याल से चीजें आसान हो जाएंगी। और ये बात आपने सही की, जैसे बोस्टन और लाइफ साइकिल मैप हो रहा होता है, मैं कैफ लेवल पे करा रहा होता हूँ दोनों, बोस्टन और लाइफ साइकिल, बहुत हद तक जो है ना अगर आप देखेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि उसका कैश का उसका मेजोरिटी है, उसका जो इंट्रो है वो उसका स्टार है। तो इस तरह से चीजें बिल्कुल लॉजिकल लिंक्स बन रहे होते हैं हमारे कोर्स में मेरे ख्याल से, और हमें उसको और ज्यादा मेरे ख्याल से एक्सप्लोर करने की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जी ठीक सर, है। बेसिकली मतलब किस एटीट्यूड और अप्रोच से हम किसी पेपर को देखते हैं और उसको उसी हिसाब से तैयार करते हैं इन अप्रोप्रिएट डायरेक्शन। तो वो चीज़ शुरू में इसलिए एम्बिग्यूटीज की वजह से, अनसर्टेनिटीज की वजह से मुश्किल लग रही होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द जर्नी हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि हम किस अप्रोच पे चलें, क्या क्या चीज़ें हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। अगर हम खुद को भी एनालाइज करेंगे तो हमें खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यार मैं पहले कहाँ खड़ा हुआ था, अब मैं कहाँ हूँ। क्या मैं किसी भी एक नए क्वेश्चन को जो मेरे सामने आता है मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उस तरह के 25-30 सवाल 40 सवाल प्रैक्टिस करके आ चुका हूँ। अब मेरे लिए अगर वो किसी भी डिफरेंट सिनेरियो में पूछ ले तो मेरे लिए बिल्कुल नया सिनेरियो नहीं होगा कि मैं पेपर में बैठ के पैनिक हो। मुझे पता होगा मुझे किस तरह स्टार्ट लेना है, किस तरह क्वेश्चन को टैकल करना है, और किस किस तरह उसको विद इन टाइम मैनेज करके सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस में लेकनेस आएगी, आप ऑल दो क्वेश्चन को पिक कर लें, कॉम्प्रीहेंड कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन जितना आप टाइम उस क्वेश्चन पे लगा देंगे तब तक आपका पेपर वैसे खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से करते हैं कि सर हमारी अप्रोच फिर ये होनी चाहिए मेरे ख्याल से आइडियल, कि हम पहले जो है एक कंटेंट लोगों को पढ़ा दें, क्योंकि राइट सी बात है पहले बताना तो जरूरी है बोस्टन मैट्रिक्स क्या क्या आ रहा है ना, कि बोस्टन साहब ने क्या क्या बीसीजी क्या क्या रहा है मिसाल के तौर पे। ठीक है। फिर उसके बाद बीसीजी पढ़ाने के बाद आपने ये किया कि बीसीजी का कोई लिंक विंक बनता है, अगर कोई चीज पीछे से लिंक हो रही है तो वो पढ़ा दी। फिर उसके बाद आपने जो है ना उसके जो सिनेरियो क्वेश्चन है, बेस्ड क्वेश्चन है वो करा दिए।
और फिर उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते गए, अगर पॉसिबल है कोई ऐसा सिनेरियो क्वेश्चन, जैसे लेट से टॉपिक 2 पढ़ा, टॉपिक 3 पढ़ा, तो अगर हमें आगे ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें टॉपिक 2 और 3 भी कनेक्टेड है लेट से 1 से, तो और अच्छा हो जाएगा। और फिर हम ये करें कि मेरे ख्याल से इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद मंथली बेसिस पे एक मॉक टाइप का रख लें, मिड टर्म तो नहीं कहना चाहिए, मंथली टेस्ट कह लें, असेसमेंट कह लें, जिसमें हम जो है वो जितने टॉपिक्स हमने किए हैं उनके कम से कम एक सवाल पूछ लें एग्जाम स्टैंडर्ड के, और लेट से 1.5-2 घंटे की एक्सरसाइज हो, बंदा चेक करके हमें मतलब सॉल्व करके हमें दिखाए, हम चेक करके उसको रिटर्न कर दें और फीडबैक भी दे दें कि यार आप ऑलरेडी कहाँ खड़े हो, आया वो स्किल डेवलप कितना हो गया है, कितनी कसर बाकी है जिसे कहा जाता है उर्दू में। क्या हम ऐसे कह रहे होंगे? फिर मेरे ख्याल से ये सर एग्जैक्टली अप्रोच भी यही है, और जो हमारी अपनी प्लानिंग थी वो भी यही है कि अगर मैं कुछ टॉपिक्स को आइसोलेशन में तैयार कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे होलिस्टिक पिक्चर क्लियर नहीं होती। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर मैं एक ग्रिड को एक टॉपिक देख रहा हूँ, तो मैं उस ग्रिड्स के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स को मिला के भी एक सवाल बना सकता हूँ। ठीक हो गया। मैं उसमें एक्सटर्नल एनालिसिस करवाने के साथ जो चैप्टर 2 में है उसी की स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन जो चैप्टर 6 में है, दोनों पे एक सवाल बना सकता हूँ, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल होगा कि आपने एनालिसिस करने के बाद क्या स्ट्रेटेजी आपने डिवाइस करी, वो आप बता दें। तो फोकस यही होगा कि अगर हम टॉपिक साथ साथ कवर करते हुए जा रहे होंगे, तो उसके बाद उस ग्रिड पे, उस कॉन्सेप्ट पे एक कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी स्टाइल पेपर होगा या क्वेश्चन होगा, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा यार अच्छा अगर मैं टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, जैसे अगर हम वो टॉपिक पढ़ते हैं उसी का सवाल करते हैं, चीजें माइंड में फ्रेश होती हैं। अगर मैं उसको एक पेपर में बैठ के इंडिपेंडेंटली देख रहा हूँ, जब मैं सब कुछ पढ़ के आया हूँ, तो मैं उस सवाल को किस तरह टैकल करता हूँ, मैं उसको किस तरह मैनेज करता हूँ, मैं कैसे पिक करता हूँ कि मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और किस तरह इसको टैकल करना है। तो ऑब्वियसली हमारी अप्रोच में ये सारी चीजें कैटर होंगी जिस तरह आपने बताया, और सारी चीजें हमने बिल्ट इन करी थी। बेस्ट हो गया। चलिए, आपके कोई सवाल तो पूछें प्लीज, और जो भी क्वेश्चन है पूछें, और फिर एक बस कंक्लूडिंग कमेंट के साथ मैं जो है ना सेशन एंड करूंगा। मगर मैं चाह रहा हूँ उससे पहले कोई सवाल ले लूँ आप लोगों के। प्लीज चैट के थ्रू आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपके चैट मुझे मिलेंगे। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क फर्दर। थैंक यू यार, आप लोगों ने बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि आखिर तक हमारे साथ रहे और जो है वो पूरा सेशन सुना। बाकी कोई क्वेश्चन मजीद कोई होगा तो मैं बिल्कुल उसको जवाब जो है देता हूँ, या मैं सर अरीब जवाब दे देंगे, मैं जवाब दे दूंगा। एक्सेल फाइल व्हाट्सएप पे शेयर होंगी। चलें देखते करते हैं जी। याद करने का बहुत कम हो गया है, बिल्कुल उबैद, याद करने का बहुत कम हो गया है। अब हमें इसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली लेके चलना पड़ेगा। अच्छा चलें, एंड में हम ये इसको कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह हम कमिंग वीक से क्लासेस शुरू करेंगे। अब बकरीद भी आ रही है, तो हम इंटरनली मैं और सर अरीब प्लान कर लेते हैं कि कब से हमने स्टार्ट करना है। आपको मैं कहूँगा देखें, रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी जो है ना, अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो देखें फिर तो आपको टीचर को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना भी एफर्ट है वो आपके टीचर ने आपके लिए करके रखा हुआ है। और अगर आप मिसाल के तौर पे जो है वो सर एक्सेल की फाइल की शेयर करने की डिमांड आ रही है, चले हम कर देंगे, चले और बोले कोई मसला नहीं है। और बाकी जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनसे गुजारिश बस यही है कि यार थोड़ा सा जैसे अपने बाकी देखे, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, माइंड गेम है, सिर्फ माइंड शिफ्ट करना है ताकि पेपर में जाए तो कुछ नया ना लगे। वीक में 3 क्लासेस हुआ करेंगी, 2 से 3 क्लासेस हुआ करेंगी, एक मेरी क्लास हुआ करेगी और सर हाफिज अरीब की 1 से 2 क्लासेस हुआ करेंगी। इनिशियली 2 रखेंगे, रिजल्ट के बाद हम 3 पे चले जाएंगे। और नॉर्मली कोशिश यही होगी कि क्लासेस जो है वो ऐसा हो आफ्टर ऑफिस आवर्स हो या वीकेंड पे हो, ताकि ये कि प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। और मैं देखिए पहले ही बता चुका हूँ आपको, आप अपना माइंड बना लें पहले ना। मैं बाकी यही कहूँगा कि देखें क्लासेस अगर आपको लगता है तो आप लें, वरना फिर आप खुद कर लें। मगर जिन बातों को हमने कहा उसको कंसिडर करने की जरूरत है, वो कोई मसला नहीं है हमारे लिए। और देखिए मेहनत जो है ना वो अब आपने नोट कर ही लिया होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि कितनी एफर्ट सर अरीब ने की हुई है। अभी एक इनफैक्ट इन्वेंट्री मेंटेन हुई है सर अरीब के पास, और उस पर भी काम कर रहे हैं कि कौन कौन सा कंटेंट हमारे लिए रेलेवेंट है, ठीक है। तो आपके लिए बैकग्राउंड में बहुत एफर्ट हो रहा है, चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जी मेरी कभी भी, या हमारी मतलब जैसे कहते हैं ना कि मेरी कभी कोशिश नहीं रही कि बहुत रश करने की, कि मैं जी लॉ भी पढ़ाना शुरू कर दूँ और मैं टैक्स भी पढ़ाना शुरू कर दूँ और मैं FFR में भी पढ़ाना शुरू कर दूँ, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो चीज़ हमें, मुझे लाइक माइंडेड लोग नजर आते हैं, हम जो है वो एक चीज़ लॉन्च कर देते हैं जहाँ मुझे लगता है मैं कुछ एफर्ट कर सकता हूँ आपके लिए, रोल प्ले कर सकता हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली मैं BFD के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता भाई, बाकी के साथ नहीं कर सकता, उसके लिए भी मैं जवाब दूँ। एक्सेल फाइल शेयर हो जाएगी, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो ये अगेन मतलब एक हमने आपके लिए बहुत डिटेल्ड सा बना के रखा है, जो आप जो स्टूडेंट आज लाइव में नहीं आ सके, अगर आपको लगता है ये सेशन काम का है तो मैं इसका यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे लेक्चर डल जाएगा, तो काइंडली आप उनसे जरूर शेयर करिएगा, ताकि ये कि उन स्टूडेंट को फायदा हो जाए, किसी की अटेम्प्ट बच जाए हमारे एफर्ट से, तो यार क्या बुरा है, ठीक है। तो यार CFAP 3 की किताब मलिक इमरान, CFAP 4 की इतना बहुत मुश्किल है, फौरन आना।
यस इंशाल्लाह हम फ्यूचर में 2-3 एटम्प्ट्स में कोशिश करेंगे, मगर अभी तो बहुत मुश्किल है कमिटमेंट करना, क्योंकि अभी तो हम रिसर्च फेज वगैरह कर रहे हैं। किताब की फॉर्म में लाने में बहुत एफर्ट दरकार होता है। आपने देखा ये बीएफडी की माशाल्लाह किताब, उसमें काफी एफर्ट लगा हुआ है और काफी सालों की मेहनत है, तब जाके वो किताब रेडी हुई है। तो सीफैब 3 के लिए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर हम कोशिश करेंगे एक अच्छी किताब आप लोगों के लिए बनाएं। अभी MSc2 की किताबें भी अल्लाह का शुक्र है काम चल रहा है, सर फुरकान और मैं काम कर रहे हैं MSc2 की किताब पे, मगर सीफैब 3 की किताब में टाइम लगेगा इंशाल्लाह, मगर कोशिश करेंगे कि आगे जाके हो जाए। ठीक है जी, कोई और फीडबैक वगैरह दें, मुझे बताएं क्या ये सेशन आपको वाकई जिसे कहते हैं कि हेल्पफुल रहा, जरा मुझे मतलब कंफर्म करें क्या। क्या कहते हैं, सेशन सही रहा, कुछ बातें समझ आई? ठीक है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच यार फॉर योर पार्टिसिपेशन यार, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम और भी जो है ना क्या कहते हैं इसको करेंगे। जो लोग देखें नहीं आज अटेंड कर सके, मैं वापस रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर हो सके तो ज़रूर उनसे शेयर करें, ताकि ये कि एक उनका भी फ़ायदा हो जाए। और इंशाल्लाह आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा अपडेट्स के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास जो है अवेलेबल है, उसमें सारी अपडेट्स और हैंडआउट्स वगैरह आते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर वर्किंग आउट। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज़ें थी जो आपने शेयर की हमारे साथ, और आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। और माशाल्लाह जो रिसर्च चल रही है हमारी, मैं उम्मीद करता हूँ वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी स्टूडेंट्स के लिए। इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होती है। बाकी कोई क्वेश्चन हो वगैरह हो आप मुझे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा भी नंबर आ रहा है, सरीब का भी नंबर आ रहा है। इंशाल्लाह फिर आपसे जो है वो सेशन से मुलाकात होती है। बाकी सेल्फ स्टडी भी करना चाहें तो नो इश्यूज, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू पेपर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू वेरी मच।